अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कंवर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मेरा आपका साथ रहेगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। सबसे पहले कहानी से आगाज़ करेंगे आज के शो का, और वो कहानियाँ इसलिए मैं आपको सुना रही हूँ क्योंकि हम छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे लोगों के कोट्स होते हैं जो वो कहते हैं, तो अपनी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी सीख छोड़ जाते हैं। तो हम इसीलिए शामिल करते हैं इनको कि हम जानने की कोशिश करें लोगों के एक्सपीरियंसेस से, बातों से, कहानियों से, कि ज़िंदगी को बेहतर और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। तो ये जो आज की कहानी है वो एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जिसको बात बात पर गुस्सा आता था, और जब गुस्सा आता था वो ये नहीं देखती थी कि उसके सामने कौन खड़ा है। जो दिल होता था उठाकर बोल देती थी, जो दिल उठाकर फेंक दिया, मार दिया, चीज़ें उठाई, तोड़ दी। इस बात पर उसकी जो माँ है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसने कहा उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें बच्ची के साथ कि इसका जो गुस्सा है वो कम हो जाए, जो टेम्परामेंट लेवल है उसको बेहतर किया जा सके। तो वो ट्यूशन जाया करती थी। एक दिन उसके ट्यूटर को जाके उसने कहा कि ये जो बच्ची है ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, और इसके गुस्से की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा मामला ख़राब होते हैं, और अच्छी बात नहीं है, ये आगे जाकर एक हैबिट बन जाएगी, तो इसको आप ख़त्म कैसे करवाया जा सकता है। तो उसकी टीचर ने कहा ठीक है, मैं जो है ना वो आप इसको मेरे पास रोज़ भेजें, मैं कोशिश करती हूँ, हम इस पर काम करेंगे मिलकर। तो टीचर ने कहा कि जब क्लास लेने के लिए गई टीचर के पास, तो उसने कहा कि आज हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, आज हम एक गेम खेलेंगे। उन्होंने कहा, बच्ची बड़ी खुश हो गई, आज पढ़ाई नहीं करनी, आज गेम खेलना है। कौन सा गेम होगा? तो उसकी टीचर ने कहा कि जनाब वो गेम ये है कि जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा तो तुम्हें जाना है और इस दीवार के अंदर एक कील ठोंकनी है। बच्ची कहती है ठीक है। जब जब उसे गुस्सा आता है तो वो जाकर उस कील को ठोंकती है, और देखती है पहले दिन 10 कीलें ठोक देती है, उसके बाद 8, उसके बाद कई दिन होते हैं, तो गुजरते गुजरते दिन जो है ना वो प्रैक्टिस यही करने लगती है। तो उसकी आदत हो जाती है। वो कहती है यार मैं दोबारा इतना गुस्सा करूं, चिढ़ूंगी, जाऊंगी, फिर कील ठोकूंगी, फिर दोबारा जाऊंगी, फिर ठोकूंगी। तो मतलब वो इस प्रैक्टिस से ना थक जाती है। ये काफ़ी दिन चलता रहता है सारा मामला। तो उसके दिमाग में आता है कि जितनी मेहनत से मैं इसको कील को जो है ना ठोकने में लगा रही हूँ, उससे ज़्यादा कम मेहनत करके मैं अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकती हूँ और मुझे कील भी नहीं ठोकनी पड़ेगी। तो उसके बाद उसने कुछ दिन ऐसा ही किया। जब उसे गुस्सा आया तो उसने कोशिश की कि मैं अब कील ठोकूंगी नहीं और मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर लूँगी। तो उसके बाद ये पता चला कि जनाब एक दिन ऐसा आया कि उसने जो है वो एक दिन में कोई भी कील नहीं ठोंकी और अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लिया। तो वो अपनी टीचर के पास गई कि आज आप मेरी दीवार देखें, और आज जो है ना मेरे दीवार में कोई भी कील नहीं है, क्योंकि मैंने जो है कोई भी गुस्सा नहीं किया और ना ही कोई ऐसा काम किया जिससे जो है ना वो नाराज़गी होती है और मुझे कील ठोकना पड़ती है। उसकी मैम बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि वाह भाई बहुत अच्छा तुमने काम किया, और तुमने आज जो है कील नहीं ठोकी, तो ये तुमने अच्छी सीख तुम्हें मिल गई। अब उसने कहा कि उसने कहा कि मैं तुम्हें प्राइज़ दूंगी। उसकी पसंदीदा चीज़ उसको दे दी, गिफ्ट किया, चॉकलेट्स दी। तो बच्ची बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि चलो मैंने जो कुछ भी किया मुझे उसका रिवॉर्ड मिला। अब उसकी टीचर ने कहा कि अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जो है वो इन सारी कीलों को एक एक करके बाहर निकालना है, और ये देखना है कि जो है ना तुम अपने गुस्से को कैसे काबू में कर सकती हो। तो उसने बोला कि दीवार में, जैसे उसने बताया कि कोई कील नहीं है, और जिस तरह गुस्सा कम होता जाता था तो कीलें निकालती जाती थी। बहरहाल अब उसकी जब टीचर थी तो उसने अपनी बच्ची से पूछा कि आज तो दीवार पर कुछ भी नज़र नहीं आया, और बच्ची ने दोबारा देखा, और फिर ये होता गया कि आहिस्ता 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 इसकी ये प्रैक्टिस बन गई। तो उसकी टीचर ने कहा कि देखो तुमने सारी कीलें ठोकी, तुमने सारी कीलें निकाली, लेकिन ये जो दीवार है ये हमें क्या दिखा रही है कि जहाँ जहाँ तुमने कीलें ठोकी तुम्हारे गुस्से की वजह से तुम्हारे कील निकल गई, तुम्हारा गुस्सा ठंडा भी हो गया, लेकिन ये जो निशानात हैं ये अभी तक दीवार पर बाकी हैं। इसी तरह जब हम गुस्सा करते हैं और गुस्से में बदकलामी करते हैं, कुछ कह देते हैं, किसी की दिल आज़ारी करते हैं, तो वो जो चोट है वो इंसान के दिल पर लग जाती है, और वो जो चोट दिल पर लगती है तो उसको इंसान को दर्द होता है, उसका निशानी बाकी रह जाती है, लोगों के दिलों में उसके असरात रह जाते हैं। तो एक बच्ची की कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि फिर उसने बोलती भी उनकी टीचर के, उसको एहसास होता है कि मैंने अपनी माँ के साथ कितनी मैं गलती करती थी अपने घर वालों के साथ। तो वो जाकर उनसे माफ़ी भी मांगती है और कहती है कि मैं अब गुस्सा नहीं करूँगी, अपनी गलती का एहसास भी उसे हो जाता है। इसी तरह हमें इससे सीख मिलती है कि हम गुस्से में बहुत सारी चीज़ कहते हैं, और ये तो कॉल भी है कि जनाब आपके जो कहे हुए अल्फाज होते हैं गुस्से में वो आपको सोच समझ कर कहने चाहिए, आपको खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा आता है तो आप अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, यानी अपनी स्टेट ऑफ पोजीशन को चेंज कर लें।
किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है उसकी नज़रों के सामने से हट जाएं, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर लें, क्योंकि उस वक्त जो आप बात कहते हैं या उस वक्त जो आप डिसीजन लेते हैं वो आप अपने दिमागी तौर पर जो है ना वो डिस्टर्ब होते हैं, उस स्टेट में नहीं होते कि आप सही फैसला दुरुस्त फैसला करें। आपकी ज़बान जो है ना वो आपके कंट्रोल में उस वक्त नहीं होती। जो उसको कंट्रोल कर लेता है वही कामयाब इंसान है। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है अपने गुस्से को काबू में रखें ताकि किसी की भी दिल आज़ारी ना हो सके, किसी को हर्ट ना करें और उसके नुकसान से हम बच सकें। तो आज की कहानी के बाद जो आज की टॉप स्टोरीज़ हैं, खबरों में क्या हो रहा है, खबरों की दुनिया में क्या चल रहा है, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कराची का दौरा किया था और हमने देखा कि वज़ीर आला सिंध साहब जो है और गवर्नर साहब तमाम जो बड़ी क़यादत है वो उस वक्त मौजूद थी। उनके इस्तकबालिया के लिए मज़ार कायद पर भी गए, हाज़िरी गई, मुराद अली शाह साहब से मुलाकात भी हुई और पीपल्स पार्टी के वफ़द से भी मुलाकात हुई, सियासी जमातों से मुलाकातें हुई। सबसे बड़ी बात ये उन्होंने कहा कि कराची के जो मसाइल हैं वो तरजीही बुनियादों पर हल होंगे, मिल बैठ कर काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध ने जो है वो सूबे के माली मसाइल का भी तस्करा किया और वफाक ने उन्होंने ये भी कहा कि वफाक ने जो है वो 4 साल से फ़ंड्स जो है नई स्कीम्स में सिंध को नज़रअंदाज किया है और नई स्कीम्स नहीं लाई गई हैं। और वज़ीर आज़म से उन्होंने शिकवा भी किया, सूबे के मसाइल हल करने की बात भी की। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 25 अरब जो है वो सिंध हुकूमत ने जारी किए, वफाक ने फ़ंड नहीं दिए, जबकि गुज़िश्ता 4 साल से नई स्कीम्स नहीं लॉन्च की जा सकी, नए जो है वो मनसूबे नहीं लाए जा सके, जिसमें वफाक के कॉन्ट्रीब्यूशन हमें नज़र नहीं आता। तो अब इसको देखते हैं कि एड्रेस कैसे होगा। दूसरी तरफ ये कि कराची वालों के लिए वज़ीर आज़म साहब ने एक और खुशखबरी दी, एक ऐलान किया कि 150 बसेस जो हैं उनको देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में शमूलियत के लिए जो 150 बसेस हैं उनको लाया जाएगा। और वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने भी वज़ीर आज़म से शहर के लिए मज़ीद बसों की दरख्वास्त की थी, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि हम ये तोहफ़ा ज़रूर कराची वालों को देंगे। और सिस्टम का पूरा उन्होंने मुआयना भी किया बस सर्विस का, तो खासा उन्होंने पसंद भी किया और सराहा भी। और मज़ीद 150 बसेस जो है वो कराची में आने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, आ जाएंगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा गवर्नर सर कामरान खान टिसोरी साहब ने भी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की गवर्नर हाउस में और उनकी आमद पर शुक्रिया अदा किया गया। अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई, मनसूबों पर बात की गई, कारोबारी जो बरादरी है उनकी जो बिज़नेस कम्यूनिटी के इशूज़ हैं उसको भी एड्रेस किया गया कि उनको हल किया जा सके और जो मसाइल हैं उनको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हल कराने की यकीन दहानी भी करवाई है। मुलाकात का अहवाल आपको बताया, इस पर मजीद भी बात करेंगे। साथ साथ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर में ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने के लिए तजावुज़ात के खिलाफ जो मुतल्लिका टीम्स हैं उनको रोज़ाना ऑपरेशन करने का हुक्म दे दिया है। मुस्तकिल ऑपरेशन होते हैं लेकिन तजावुज़ात जूं के तू हमें नज़र आते हैं। फिर वही वाली बात कि ऑपरेशन का आगाज़ सदर, लाइट हाउस, एमिजिना रोड, बोल्टन मार्केट, IH चुंडीगढ़ रोड, इम्प्रेस मार्केट, खारदर वगैरह से किया जाएगा, लेकिन यही वो सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा तजावुज़ात नज़र आते हैं। परमानेंट सोल्यूशन क्या है इस पर भी बात करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फायज़ ईसा साहब ने भी कराची के खानों की तारीफ़ की है और कराची के खाने तो क्या ही बात है, सभी जानते हैं कि बहुत ही मशहूर हैं, दुनिया भर में लोग पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि कराची में अच्छे खाने मिलते हैं, तो उन्होंने कुछ यादें भी ताज़ा की, बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए। तो कराची के खानों का भी आज जिक्र करेंगे कुछ। मैट्रिक और इंटर के जो तलबा तालबात उनके लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन ये कि सिंध में मैट्रिक और इंटर के जो इम्तहानात हैं वो मई में होंगे। मोबाइल फ़ोन लाने पर पाबंदी होगी, हर दफ़ा की तरह कहा जाता है। पाबंदी किस तरह से जो है ना वो करवाई जाएगी, किस हद तक होगी, ये भी हम देखेंगे। इजलास हुआ इस हवाले से, वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह और वज़ीर यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स मोहम्मद अली मलकानी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें फ़ैसला किया गया कि मई में इम्तहानात होंगे और स्केजुअल कर दिया गया है। अब डेट शीट्स वगैरह इंशाल्लाह ताला आना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा एक और भी अपडेट ये थी कि कल जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए और कई जगहों पर शिद्दत जो है वो ज़्यादा थी, कई जगहों पर कम थी। 8 बजकर तकरीबन 50 मिनट का वक्त था जिस वक्त ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए और रेक्टर स्केल पर जो है वो 3.2 इसकी जो शिद्दत है वो रिकॉर्ड की गई थी। तो हम जनाब इन तमाम स्टोरीज पर बात करेंगे। वेलकम करते हैं अपने मेहमानों को शो के अंदर। सबसे पहले हमारे साथ आजिज़ जमाली साहब मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम आजिज़ भाई, कैसे हैं आप? जी आप ठीक हैं? खैरियत है? मैं ठीक हूँ, बोलते रहे, मैं थक गई हूँ बोलते और हमारे साथ अयाज राना भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अयाज, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले थे हम। बिल्कुल वैसे ही, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो कैसे गुजरे आप लोगों की जाना, वो दिन कैसे गुजर रहे हैं? कल काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक डे था, कल वज़ीर आज़म साहब भी आए हुए थे और सबसे पहले इस पे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन अर्थक्वेक आप लोगों में से किसी ने फील किया? मैंने तो नहीं फील किया, लेकिन हमारे गली में बहुत सारे लोग बाहर आ गए, शोर हुआ तो हमें पता लगा कि
अर्थक्वेक आ गया। मैं तो देखिए खाना खा रही थी, बड़े आराम से टीवी देख रही थी, तो मुझे तो पता ये नहीं जहाँ चला। हम रहते हैं, आप भी रहती हैं, मलीर डिस्ट्रिक्ट के ही जी, जी। कुछ इलाकों मैं में चली ये गई हूँ बाहर, मैं earthquake गडाफ के- चली गई हूँ। खास तौर पे गडाफ का जो इलाका है, रूरल एरिया, वहाँ महसूस किए कुछ दीवारों को दरारें पड़ी। अच्छा, इतना जी था? जी हाँ, गडाफ के इलाके में कुछ दीवारों को दरारें पड़ी हैं, कुछ जो घरों में लोगों ने फील किया और बाहर निकल के आए, लेकिन ज़्यादा नहीं था। शुक्र है, दुआ करनी चाहिए कि ये बहुत रिएक्टर स्केल पे इसकी शिद्दत जो है वो कम थी, इस वजह से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ मेरा ख्याल है, तो ये अच्छी बात अच्छा, है। ओपन एरिया ना बहरिया में भी, क्योंकि बाहर लास्ट में हम भी, तो वो ओपन एरिया तो शायद हमें इस वजह से भी ज्यादा फील नहीं हुआ, लेकिन काफी लोगों ने फील किया था। आपके यहाँ क्या सूरत हाल थी यार? हमारे आपको फील हुआ नहीं हुआ? ऐसा कुछ पता नहीं चला, खबरों से ही पता चला, लेकिन जो मैं देख रहा था उसकी डेप्थ बहुत कम थी, 12 किलोमीटर नीचे था, लेकिन शिद्दत कम थी, इसलिए इसका नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। सिर्फ जो जैसे आजिज़ भाई बता रहे हैं, दीवारें पे जो निशानात मिले, तो अगर ये डेप्थ कम होने के साथ शिद्दत ज़्यादा होती तो कराची के लिए बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ये एक कंक्रीट का जंगल है, और ये बस अल्लाह इस पर रहम करे हम पे कि ये इस तरह की कोई शिद्दत वाला तेज हाँ, ये शिद्दत देखिए का ना, और कम फुटेजेस में भी हम देख सकते हैं कि कई जगहों पर पता चला दरारें है, और पड़ी वो हैं, तब लेकिन सीसीटीवी कैमरास ने उसको रिकॉर्ड किया। लेकिन अच्छा हुआ कि ज़्यादा नहीं था। आफ्टर वो जो आजिज़ भाई बात कर रहे हैं कि दरारें पड़ गई, वो ये आप नज़र भी आ रहा है कि कई इलाकों में जो है ना वो इस तरह भी गडाफ हुआ। में, स्पेशली गडाफ के कुछ इलाकों में कुछ घरों की मज़ाफ़ात दीवारों का को इलाका दरारें होता है, तो पड़ी हैं। उनकी वैसी भी दीवारें कच्ची होती हैं थोड़ा लेकिन सा। बात ये है कि ज़्यादा अब आफ्टर शॉक्स भी तो होते हैं ना, क्योंकि जी, आप प्लेट वो है, एक करवट लिए तो दूसरी थोड़ा सा करवट भी लेने का कहते हैं कि वो चेंज अलर्ट होती इस है। वक्त रहना चाहिए लोगों Yes. को। लेकिन ये जाहिर है, ये तो कुदरती जो है वो आफात कह लें आप इनको, या क्या बिल्कुल कहेंगे? डिजास्टर ही होता है जी, जलजिला एक कुदरती तो बहुत ज़्यादा डिजास्टर है। चेंजेस आप देख रही हैं ना, यूएई सऊदीया में जिस तरह की बारिशें हो रही हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी बलोचिस्तान में एक नया सिस्टम और आया हुआ है, और ये एकदम जो है ना सिस्टम चेंज हो रहा है, समझ जो है ना जिसको आप कह रहे थे क्लाइमेट चेंज, और ये चीज़ें एकदम चेंज हो रही। खैर ये इसका तो कुछ बता ही अब नहीं सकते जलजले की तो अब वही वाली ये तो बात है कोई कि जैसे चीज़ है ही जापान है कि उन्होंने जलजले आने, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उन्होंने अपनी जो बिल्डिंग्स वगैरह उनको इसी तरह से डिज़ाइन कर लिया कि अब जितने भी जलजले आएंगे वो जलजला अभी प्रूफ जब है। लेकिन हमारे यहाँ तो खैर वो वाला गुज़िश्ता बरस यहाँ पे शदीद बारिशें हुई थी, तो अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी यहाँ पे आया था, तो उस वक्त ये बात आ गई थी कि दुनिया में बड़े पैमाने पे क्लाइमेट चेंज का माहौल बन रहा है, मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं। अभी जो अयाज ने जिक्र किया, दुबई में भी जो बारिशें दुबई और खलीज ममालिक में हुई, उन्होंने भी यही कहा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो अब हमें इस बात को जहन में रखना पड़ेगा कि जो दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज की सूरत हाल बन रही है, हमें भी उसको अपने आप को उसमें ढालना पड़ेगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है पहले से, बारिशें ऐसे मौसमों में बारिशें हो रही हैं जो कभी बारिश की तवक्को ही नहीं अभी थी। ये गर्मी की आपने जिक्र किया, तो जी कराची में ही टेम्परेचर 38, 39, 40 जी हाँ। तक जो है जा रहा है, रियल फील 42 तक जा रही है। तो ये वाकई कराची में कभी ऐसा मौसम नहीं होता था, लेकिन बिल्कुल चेंज हो गया है वेदर, तो हमें उसकी तैयारी भी करनी है। ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से बात होगी। वेलकम बैक टू द शो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कराची का दौरा किया, कैसा रहा दौरा? आजिज़ जमाली साहब, एक्टिविटीज़ तो बहुत सारी थी, किन किन लोगों से मुलाकात हुई? चीज़ा चीज़ें तो हमारे सामने आ गई हैं, लेकिन सियासी जमातों से भी मुलाकातें हुई हैं। ये वज़ीर आज़म बनने के बाद फ़र्स्ट टाइम शहबाज शरीफ साहब कराची आए कल, तो हालांकि हमें हमेशा सिंध वालों को शिकायत रहती है कि वज़ीर आज़म जो होते हैं कराची को कम टाइम देते हैं। मैं आपको बात करना काटना नहीं चाह रही थी, लेकिन अभी काट दिए मैंने, क्योंकि मैं ये इसी तरफ आना चाह रही थी कि आजिज़ भाई, हमने देखा है कराची वालों ने कि जब भी वज़ीर आज़म साहब जो भी हलफ लेते हैं, कई माह और कई सालों के बाद जो है ना वो कराची का दौरा हो रहा एक तो हमें वो तो बड़ा स्पीडी और रैपिडली आए। एक तो हमें पीटीआई वाली हुकूमत का एक एक्सपीरियंस है, 3.5 साल हुकूमत का। जी जी, मेरा ख्याल 3.5 साल में 3 बार कोई वज़ीर आज़म कराची आए थे, तो अभी इनसे भी यानी वज़ीर आज़म बनने के बाद फ़र्स्ट टाइम आए, तो हमारी ये है कि कम अज़ कम 2 दिन वज़ीर आज़म को कराची में रहना चाहिए। एक दिन इतना इमरजेंसी होती है कि एक दिन में एक मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, चौथी, पाँचवीं, छठी शाम तक मीटिंग्स चल रही होती हैं, और फिर शाम को निकल के वापस जाना होता है। तो कल मज़ार कायद के बाद जो वज़ीर आला हाउस में मीटिंग, 2 मीटिंगें बड़ी अहम थी। एक तो वज़ीर आला हाउस में हुई, जिसमें सूबाई काबीना भी थी, वफाकी काबीना के जो वज़रा आए थे वो भी मौजूद थे। अच्छा, चूँकि सूबा सिंध को गुज़श्ता 5 साल से ये शिकायत रही हैं वफाक से, बड़ी शिकायत रही हैं, बड़ी सीरियस किस्म की। कल पहली बार इन 5-6 सालों की शिकायत पे
तफसीली गुफ्तगू हुई, यानी वज़ीर आला सिंध ने कोई 1 घंटे की पूरी ब्रीफिंग दी, जिसमें उन्होंने 2016-17 से मामलात को शुरू किया। यानी एक जो विद होल्डिंग टैक्स का इशू है वो 2017 का है। उन्होंने मुराद अली शाह ने बताया कि 2017 में 5 अरब रुपए हमारे ड्यू थे FBR की जानिब, जो हम सूबा एक विद होल्डिंग टैक्स कलेक्ट करता है, उसकी आमदनी वफाक के पास चली जाती है, लेकिन उसमें सूबे का एक शेयर होता है। लेकिन 2017 से लेके ये मामला चल रहा था कि सूबा से इनको शेयर नहीं मिल रहे थे। 5 अरब रुपए ड्यू थे वफाक की तरफ। तो कल मुराद अली शाह ने कहा कि हमें माफ़ कर दें, आप हमें भले वो 5 अरब ना दें, हम अब आज के बाद विद होल्डिंग टैक्स वसूल ही नहीं करेंगे, वफाक खुद आगे करें। जिस पे वज़ीर आज़म ने उनको कहा नहीं आप टैक्स कलेक्ट करें। उसी वक्त जो वफाकी वज़ीर ख़जाना थे उनसे बात हुई और FBR के चेयरमैन से बात हुई कि इस मामले को बैठ के सेटल किया जाए। दूसरा, सिंध की बड़ी शिकायत थी कि इकनिक के इजलास में कोई 55-56 प्रोजेक्ट्स में सिंध का कोई टोटल 2 या 3 मंसूबे रखे गए, जो बड़ी ज़्यादती थी। साबिका हुकूमत में भी सिंध के मंसूबों के साथ ज़्यादती हुई थी, जो टेम्परेरी गवर्नमेंट थी उसमें भी सिंध के मंसूबों को रिफ्यूज़ किया। इस पर भी काफ़ी डिटेल में बात हुई है। ट्रांसपोर्ट का जैसे आपने ज़िक्र किया, तो क्योंकि कराची को बहुत बड़े पैमाने पे बसों की ज़रूरत है। ये अभी 200 के लगभग बसें आ गई हैं, ये इनफ है। 4000 बसें चाहिए कराची को बड़ी, तब जाके ट्रैफिक का मामला एक हद तक मेंटेन होगा। उन 4000 बसों में से अभी तक हमें 200 बसें मिली हैं। तो कल ये बात की गई कि आने वाले पूल में कोई 300 मज़ीद बसें कराची को हम लाना चाह रहे हैं। अच्छा, 150 का कोटेशन आई है। बता रहा हूँ कि शर्जील इनाम मेंबर ने बताया कि 300 बसें हम लाना चाह रहे हैं। अच्छा, लेकिन हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, लिहाजा वफाकी हुकूमत हमें उसमें मदद करे। जिस पर फिर शहबाज शरीफ ने कहा कि ठीक है, 150 बसें जो आने वाली 300 बसें, उनमें 150 बसों के जो अखराजात हैं वो वफाकी हुकूमत अदा करेगी, और जो बकिया 150 बसें हैं वो सूबाई हुकूमत। तो इस तरह 300 मज़ीद बसों की उम्मीद की जा सकती है जो आने वाले साल 1.5 साल में कराची को पहुंचेंगी। पीपल्स बसें आ रही हैं कराची में भी आने वाले कुछ महीनों में मज़ीद बताया जा रहा है 20-25 बसें आ जाएंगी। ये तो अच्छा हो जाएगा, और इसमें कंट्रीब्यूशन वफाक का भी हो जाएगा, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि वफाक के जो ग्रीन लाइन वगैरह में भी कहा गया था कि कंट्रीब्यूशन होगा, फिर और भी चीज़ों में कहा गया था, लेकिन हमें एग्जीक्यूशन नज़र नहीं आती, जिसका शिकवा जो है वो किया भी गया। कल अयाज के जो कई दफ़े हैं 4 साल के अंदर भी हमने देखा कि वज़ीर आला साहब ने भी कहा, मुराद अली शाह साहब ने भी शिकवा किया कि वफाक की उस तरह से इन्वॉल्वमेंट हमें सिंध में नज़र नहीं आती। तो डू यू एग्री विद दैट? जब शहबाज शरीफ साहब इससे पहले जब वज़ीर आज़म थे, यानी कि इलेक्शन से पहले भी इन्हीं की हुकूमत थी, तो हमने ये देखा था कि उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो है वो थोड़ा एक्टिव हुए थे और बिज़नेस कम्युनिटी से उन्हें बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग्स यहाँ कराची शहर में की थी, जो कि हमें चैम्बर्स और फेडरेशन से मालूम हुई थी। वही तसलसल था जब ये आने के बाद। एक तो ये पहली दफ़ा आए थे और मिल रहे थे, और ये तमाम चीज़ों के ऊपर ख़ास करके जो कराची जो चीज़ मांगता है, जो ब्लीड कर रहा है कराची, क्योंकि ये कमा के देने वाला शहर है। हम इस चीज़ के ऊपर बार बार ये आवाज़ उठाते हैं कि कराची को इस वक्त ज़रूरत है, बड़े प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है। पानी के लिए, पानी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो मांगा जा रहा है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। साथ साथ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमें ज़रूरत है। गैस और बिजली के ऊपर जो सबसे ज़्यादा कल आवाज़ उठाई गई है, ख़ास करके बिज़नेस कम्युनिटी के जानिब से, कि उसके जो टैरिफ्स हैं वो भी एक उसके ऊपर भी नज़रसानी करने के लिए कहा गया है वज़ीर आज़म को। ख़ास कर बिज़नेस कम्युनिटी ने बोला है कि अगर आप कल उन्होंने बड़ी हैरानगी का इजहार किया है कि वज़ीर आज़म को यह बात पता ही नहीं थी कि रीजन में इस वक्त सबसे ज़्यादा महंगी बिजली जो इंडस्ट्री को दी जा रही है वो हमारी इंडस्ट्री को है, जिसके ऊपर उनसे ये बात की गई कि 9 सेंट वाली जो खबर पहले चलती रही है उसके ऊपर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि इस रीजन पे, क्योंकि इंडिया की अगर बात करें तो वो 6 सेंट पे काम कर रहा है, बांग्लादेश 8 सेंट पे काम कर रहा है। तो इन्होंने कहा, यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी ने, खासकर एक्सपोर्टर्स ने बोला कि आप हमें 9 सेंट के जो फार्मूला है उसके तहत अगर गैस फराम कर दें तो हम आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ा देंगे। तो जिसके ऊपर वज़ीर आज़म ने कहा कि आप हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, इस वक्त ज़रूरत है हमें। तो ये तमाम बातों पे जो है वो जिक्र हुआ। लेकिन शहबाज साहब की वो जो मीटिंग्स थी उसकी कंटिन्यूटी जो थी, क्योंकि इससे पहले ये ब्रीफिंग ले चुके थे अपनी हुकूमत से इंटरम इलेक्शन से पहले वाली, और बहुत सारे वादे इन्होंने किए थे और बहुत ज़्यादा एक्टिवली तमाम इदारों के सरबराहान, जिसके अंदर सेक्रेटरीज़ को भी जो है उन्होंने ख़ास कर कहा था
कल एक बात उन्होंने और भी बोली कि जो ताजिर बरादरी और FBR मिलके जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ केसेस कर लेते हैं, जो कि बहुत सारे कोई 2200 अरब रुपए की उन्होंने बात करी जो इस वक्त वसूल होने हैं, चाहे वो उनको ताजरों को मिल जाएं या फिर हुकूमत ने उन्होंने कहा हमारी किटी में आ जाए, लेकिन वो केसेस के अंदर से जो है वो उसको रिज़ॉल्व करें ताकि वो पैसे का जो बात कर रहे हैं टैक्स कलेक्शन के ऊपर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो इस वक्त अदालतों में अल्तवा का शिकार हैं, तो उसके ऊपर भी उन्होंने ये बात करी। साथ साथ कल जो 2 मीटिंग्स हुई हैं उसके अंदर एक वज़ीर आला हाउस में हुई, उसके बाद एक निजी होटल के अंदर वो तमाम लोग बिज़नेस कम्युनिटी उनसे मिली, जिसके अंदर पहले जो मुलाकात हुई वो तमाम चैम्बर्स यानी कि कराची चैम्बर और फेडरेशन हाउस के जो मेंबर्स जो सदूर थे उनसे मुलाकात हुई, और उसके बाद बिज़नेस कम्युनिटी से वो अलग मिले। तो जगह जहाँ कराची चैम्बर का हमने जो चीज़ें देखी उसके अंदर उन्होंने जो है वही एक ख़ासकर कुछ FBR की जानिब से 350 एक SRO निकाला गया, जिसके ऊपर काफ़ी परेशानी इस वक्त जो है बिज़नेस कम्युनिटी में ख़ासकर छोटे बिज़नेस करने वालों के अंदर एक तशवीश की लहर है, क्योंकि एक बड़ा मुश्किल कर दिया है कि वो बैलेंस शीट एक जमा करानी होती है जो साल के आखिर में जमा होती थी मई और जून के दौरान, वो अब उनको मार्च में जमा करानी थी, वो तारीख भी निकल चुकी है। उसके ऊपर अब मज़ीद जिन्होंने टैक्स कलेक्ट करना है उनके साथ उसको कह रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन पे हम चले गए, लेकिन फिर ह्यूमन जो है वो बीच में इंटरफेरेंस आ रही है, तो यानी कि किसी कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा। तो ये तमाम बहुत सारे इशूज़ के ऊपर कल बिज़नेस कम्युनिटी ने बात करी है वज़ीर आज़म से, और वज़ीर आज़म ने कहा है कि सबसे अहम बात कि उनको 1 मई को अपने इस्लामाबाद बुलाया, और उसके बाद 2 दिन वहाँ पे वो जो है वज़ीर आज़म से मीटिंग होगी और उसके ऊपर बहुत एक फ़ैसले किए जाएंगे जो अच्छा डायरेक्ट मीटिंग कहा आगे कल वो ये दावत तो ये तो बड़ी एक अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि हम हमेशा ये शिकवा बिज़नेस कम्युनिटी को करते हुए देखते रहे हैं यास के वो ये कहते हैं कि हमसे मुशावरत नहीं होती, क्योंकि अब आगे जाके आजिज़ भाई हमें ये भी देखना है कि बजट आएगा, और इस हवाले से हम तैयारी होना शुरू हो गई होगी, और बल्कि कंपाइलेशन की तरफ तो जा रहा होगा कि किस तरह से हमने उसको करना है। तो उसमें बिज़नेस कम्युनिटी के हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात रहे कि जी हमसे मशवरे नहीं किए जाते, हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, तो हम कैसे उसमें इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसको बेहतर कर सकते हैं, बिज़नेस की सूरत हाल को बेहतर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि एक तो ये टैक्स रेवेन्यू और जनरेशन और कलेक्शन वाली बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगी, मेरी नज़र से नहीं गुजरी थी जो आजिज़ भाई ने बताया, और ये वाली बात भी कि बिज़नेस कम्युनिटी डायरेक्ट मुलाकातें करेगी। बड़ा सीरियस नज़र आ रहे हैं इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की जो बॉडी लैंग्वेज भी नज़र आ रही है और जो एक्शन नज़र आ रहे हैं। आजिज़ साहब आप समझते हैं कि अगर इसी पेस को बरकरार रखेंगे और इसी तरीके से काम होगा तो मेरे ख्याल से बहुत जल्द हम ओवरकम कर सकते हैं सिचुएशन। ये बात उन्होंने कल खुद एक जगह पे खिताब करते हुए कही कि हमें इसको सिस्टम को बेहतर करना है, बहुत सारे मामलात थे, अब हमें सबको साथ लेकर चलना है। उसने ये कहा है कि मुझे अपने इत्तेहादियों को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम करना है, मुझे अपनी हुकूमत को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम करना है। सईद गनी साहब ने भी तो बाद में जो है ना वो बात की थी, और उन्होंने कहा था तहफ़्फ़ुज़ात का हमने इजहार किया, वो मामला क्या बात कर रहे थे वो ये हुआ कि मैंने जैसे बताया ना कि तहफ़्फ़ुज़ात पूरे वज़ीर आला सिंध ने अपने बयान किए थे, यानी टैक्स की जो मैंने आपको बात बताई, उसके अलावा जो तरक्याती स्कीम है KCR पे बात की, कराची सर्कुलर रेलवे पे कल वज़ीर आला सिंध ने बात की, K4, ये 2 बड़े मंसूबे हैं कराची के, 2 बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं KCR और K4 ना होने की वजह से पानी का मसला कराची में गंभीर मसला है, और KCR ना होने की वजह से ट्रांसपोर्ट का मसला गंभीर है। माहिरीन कहते हैं कि कराची के भले आप 4000 बसें भी मंगवाएं, लेकिन उसके बावजूद कराची के मसले के हल, ट्रांसपोर्ट के मसले का सर्कुलर रेलवे है। रेलवे यानी ट्रांसपोर्ट का मसला एक हद तक जाके आम आदमी को ट्रेन के जरिए जो सफ़र का मौका मिलता है, ट्रैफिक के मसाइल भी बहुत हद तक कम हो जाएंगे, इतनी बाइक्स बढ़ गई हैं, इतनी गाड़ियां। तो अब इन सारे इश्यूज़ पे ज़ाहिर है कि कल बात हुई है। अब दुआ तो यही है कि जिन मसाइल पे बात हुई है, या जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो इन सारे मसाइल को हल करना चाहते हैं, इसी वजह से उन्होंने अपने साथ कुछ 6 के लगभग वफाकी वज़रा को साथ ले आए थे, जो सब बैठे हुए थे, यानी इंडस्ट्रीज़ का फेडरल मिनिस्टर था, IT का फेडरल मिनिस्टर था, वज़ीर ख़जाना था, वज़ीर इत्तलात थे, तो सारे जो महकमे थे वफाकी, उनके वज़रा अपने साथ लेकर आए थे ताकि वो इन मसाइल को सुने और फिर वफाकी हुकाम से बैठ। मैं यही तो कह रही हूँ कि ये चीज़ें कुछ यानी ये सिंबॉलिक दौरा नहीं था कि आए जी और मुलाकातें की और चले गए, अच्छी तैयारी के साथ आए थे, अच्छी बात करके गए, अच्छी चीज़ें होती हुई हमें नज़र आई, उसका इम्पैक्ट भी इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में नज़र आएगा।
तो हम उम्मीद यही करते हैं कि हालात बेहतर हों, ना सिर्फ कराची के, सिंध के, बल्कि पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी के, और उसके लिए वाकई सख्त, स्ट्रिक्ट और क्विक एक्शंस की ज़रूरत है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो बहुत सारी खबरें नज़र आ रही हैं कराची की बेहतरी के लिए। हम सूबाई हुकूमत को भी देख रहे हैं कि इन एक्शन नज़र आ रही है। इससे पहले हमने देखा कि ये भी कहा गया, मुराद अली शाह साहब ने भी कहा, और इस हवाले से मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी कहा कि जो कराची की खूबसूरती है उस पर भी काम करना है, बैनर्स वगैरह उतारे जाएँ, फ्लैक्स वगैरह उतारे जाएँ। कल हमने इस पर बात की थी। और साथ साथ जो तजावुज़ात हैं उसके ख़िलाफ़ मुतल्लिका टीमों को रोज़ाना ऑपरेशन करने का हुक्म दे दिया है। ये हुक्मनामे जारी होते हैं, ये टारगेट भी कर लिया जाता है, लेकिन मसला वही है कि जूं के तू ये जैसे जाते हैं थोड़ी देर के बाद फिर वापस आ जाते हैं। इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। कुछ मिनट लगते हैं, आधा पौन घंटे का भी टाइम नहीं होता, वापस वहीं के वहीं आप जाके देखें। हमने गुज़िश्ता 30 साल से ये देखते आ रहे हैं कराची शहर में। इलाके भी वही है जो यहाँ पे नाम हुकूमत आती है, बात भी वही होती है, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन ज़रूर होते रहते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद, 6 दिन के बाद फिर वही वैसा का वैसा। आप कहीं भी जाएं, आप ये ट्रैफिक जाम का एक बड़ा इशू ये भी है, जो हम कहते हैं ना कि मुख्तलिफ इलाकों, ख़ास तौर पे सदर का इलाका है, मिजना रोड है, या ये जिन इलाकों में ट्रैफिक जाम का इशू रहता है, ये ट्रैफिक जाम की सबसे बड़ी वजह ही है कि सड़क है ही नहीं। सड़क पे तजावुज़ात, इस एक तो सबसे पहली बात कि फुटपाथ पे कारोबार हो रहा है, यानी पब्लिक के लिए, जो पैदल चलने वालों के लिए रास्ता नहीं है। और उसके बाद ठेले लगे हुए होते हैं मेन रोड पर, 2 गाड़ियों का रोड है, एक हिस्सा तो उसका ठेलों की वजह से सिर्फ एक गाड़ी जो है, एक बस मुश्किल गुजर सकती है वहाँ से, तो फिर ट्रैफिक जाम रहेगा, लाजमी है। तो मैं कहता हूँ कि इसका कोई मैकेनिज़्म नहीं है। उसकी वजह क्या है? मुर्तज़ा वहाब साहब को मैं ओपनली कहता हूं कि केएमसी का अमला इसमें मुलविस है। आप उठाएं ना, करें ना कार्रवाई, जो कि ट्रैफिक पुलिस इसमें मुलविस है, भत्ता चलता है। जितने भी तजावुज़ात हैं, जितने भी ठेले हैं, जितने भी रक्शे खड़े होते हैं, जितने भी ठिये लगाए जाते हैं, पार्किंग का इशू है, वो भी पैसे लेके, उन सबसे पैसे लिए जाते हैं। डेली के बेस पे रिकवरी होती है। और मैं बताऊं, तजावुज़ात जहाँ पे होते हैं कराची में रोज़ाना करोड़ों रुपए वसूल होते हैं। करोड़ रोज़ाना, ये मतलब मामूली बात नहीं कर रहा, रोज़ाना के बुनियाद पे करोड़ों रुपए वसूल होते हैं। ट्रैफिक पुलिस का अलग हिस्सा है, केएमसी का अलग हिस्सा है, पार्किंग वालों का अलग हिस्सा है, पुलिस का अलग हिस्सा है। सबके सब एक ठेले वाले से ये 3-3, 4-4 लोग जो हैं भत्ता वसूल करते हैं। यानी अगर एक बंदे से एक इदारा 100 रुपये भी वसूल करे तो 400-500 रुपये एक ठेले वाले से डेली वसूल होते हैं। हज़ारों ठेले एक इलाके में लगे हुए होते हैं। तो इस तरह अगर आप कैलकुलेशन करें, इतना बड़ा शहर है, 7 अज़ला हैं और 7 अज़ला में ये सूरत हाल मौजूद है, तो कितने करोड़ों रुपए वसूली होती है। असल में तो माफियाज का जो रोल है कराची में, उसको ख़त्म करना है। नहीं तो फिर क्या ये सिर्फ खबरें हैं ये करना? क्योंकि ये सारी जनरेशन होके तो उधर ही जा रही है। जो आप भत्ते की भी बात कर रहे हैं, जिसको भी आप कह लें, टोकन मनी कह लें, जो भी कह लें, आप जो जा रही है, तो फिर ये क्या है? ये एकदम से मुर्तज़ा वहाब एक्टिव क्यों है? किसी ने ये बात सोची? इतने दिनों के बाद ये इस चीज़ पे क्यों आज ये खबर निकली? क्यों कि आज काजी फायज़ ईसा साहब के पास तजावुज़ के खिलाफ केस लगा हुआ है कराची। अच्छा, आज सुबह उसकी केस होना था, कल उन्होंने ये खबर जारी कर दी कि कराची में आज ऑपरेशन होगा। जब उनको आज तलब किया जाएगा, वो ये बोलेंगे कि मैंने तो सर डेली बेसिस के ऊपर, वही मैं कह रही हूँ कि ये तो बड़ी नॉर्मल सी खबर है जो आ जाती है। आप लोगों ने ये खबर के पीछे ये नहीं सोचा कि ये खबर एकदम से आई क्यों? वो आई इसलिए कि आज काजी फायज़ ईसा साहब ने अपनी कराची रजिस्ट्री के अंदर कराची तजावुज़ात के ख़िलाफ़ केस लगा हुआ, और इस वक्त वो केस की समाअत हो रही होगी। उसके अंदर मुर्तज़ा वहाब साहब से पूछा जाएगा, इदारों से पूछा जाएगा, लेकिन कोई ये रिपोर्ट देने को तैयार नहीं है। आप ये बताएं, जिस दुकान के आगे ठिया लगा हुआ है वो क्यों नहीं जाता आज तक किसी कोर्ट में या किसी इदारे के सामने कि मेरा कारोबार मुतासर हो रहा है? वो पैसे नहीं दे रहा, उसका ठिया लगा हुआ है। हाँ नहीं, और जो कोई और भी लगा रहा है तो उससे भी पैसे ले रहा है वो। ओल्ड सिटी एरिया का नाम लिया ना, ये ओल्ड सिटी एरिया के अंदर बड़ी बड़ी चौड़ी गलियां हैं जो कि अब वहां से गाड़ी नहीं गुजर सकती। बोल्डन मार्केट की गलियों से गाड़ी नहीं गुजर सकती, कोई गली ही नजर नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना हक समझ लिया उस रोड पे दुकान चलाना।
भाई अब तो प्लास्टिक ये के हाल जहाँ है पे कि आप कहीं बाजार में या कहीं बाजार तो आप छोड़ें कि मतलब आप कहीं मेन रोड पे भी किसी की दुकान वाले के आगे भी अगर आप गाड़ी लगा रहे होंगे तो आपको जी आके कहेगा निकाल। लड़ाइयाँ होती हैं उसके अरे रोजाना तुमने की दुकान बुनियाद पर। खरीदी है, सड़क थोड़ी सड़क खरीदी है, थोड़ी ये खरीदी हमारी है। एटीट्यूड इन्होंने बन गया बड़ी है। ज़बरदस्त बात की है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है हाँ। बेसिकली, और इसमें ये एक जैसे कराची बदमनी केस होता था माजी में, उसकी वजह से काफ़ी अच्छे फैसले हुए थे। ये उम्मीद की जा सकती है कि अगर इस केस, ये केस भी पुराना है, काफ़ी सालों से चल रहा है, कराची तजावजात का जो केस है वो काफ़ी सालों से चल रहा है, उसी लेकिन केस की सब में निकला था जो कराची जी हाँ। बदमनी केस है, उसके बाद 4-5 कराची केसेस बदमनी अलग, केस का पार्ट है ये पार्ट है उसी का। उसी, क्योंकि एक बदमनी का की एक वजह उन्होंने बताया था ये भी है, ये जो नाजायज़ तजावुज़ात जो कब्जे हैं, कब्ज़ों की वजह से बदमनी भी सही बात फैलती है, है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर इस पे कोई फैसला ले लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फायज़ ईसा कि कोई स्ट्रिक्ट कोई फैसला हो जाता है, फिर इन इदारों को अमल करना पड़ेगा, KMC को फिर अमल करना पड़ेगा, फिर मुर्जा वहाब साहब फुर्तियाँ ना दिखाएं, अमली काम करके दिखाएं, नहीं तो फिर तो प्रैक्टिकली। बात ये है कि अब इतने अरसे से ये केसेस भी चल रहे हैं तो इसके ऊपर भी जो है ना वो फौरी तौर पर अब फैसले आने चाहिए ना। समातों पे समातें हो रही हैं, पेशियां हो रही हैं, एक में रहा है दूसरा जा रहा है, तो भाई अब इसको स्ट्रिक्टली मसाइल को हल कर दें। जस्टिस साहब भी कर लें वो उस दौर से इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा सख्त रिमार्क्स और फैसले आए हैं, हाई कोर्ट से भी आए हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी आए, लेकिन बात वही है कि वो जब चले जाते हैं तो वो वहीं जूंगा, तो वही आपकी वाली बात के 15 मिनट बाद वही वापस किए पतारे वहीं लगे होते हैं, वही इदारे उठाते हैं, पॉलिटिकलाइज किया जाता है ना। अब यहाँ भी देखिएगा, अगर वाकई तजावजात के ख़िलाफ़ कोई बड़ा काम हुआ ना, ये इशू भी पॉलिटिकलाइज बनेगा, इसको सियासत ज़्यादा बनाया जाएगा, इस पर सियासी बहस होगी, सियासी मुखालिफतें होंगी, सियासी पार्टियाँ मैदान में कूद पड़ेंगी। आपको याद है नालों की सफाई पे क्या हुआ था? नालों की सफाई का जब मामला हो रहा था कितनी बड़ी सियासत हुई उस पर। तो यहाँ असल में ये भी एक बड़ा मसला है कि इसको पॉलिटिकलाइज किया जाता है इशूज़ को, जिस वजह से रुकावटें होती हैं। सही। और वो भी लसानी बुनियाद, ये ज़बान बोलने वाला है, इसके पीछे लग गया, ये ज़बान बोलने वाला है, लेकिन ऐसा मैं समझती हूँ ये शहर के अंदर ये बड़ा एक मसला हो जाता है। अब ये है कि इसमें अदालतों का फिर रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर उनकी तरफ से अहकाम जारी किए जाते हैं और स्ट्रिक्ट फैसले आते हैं तो फिर उस पर तो अमल दरामद करवाना यकीनदारों की जिम्मेदारी होगी, फैसले फिर उस पर अमल। दूसरी जो आपने बात की ना, अमल भी तो नहीं होता अदालती फैसलों पे, ये भी तो एक सवाल है। यहाँ पे अगर हमने ये भी देखा कि अदालत ने कहा था जी बैनर्स और फ्लैग्स उतारे, झंडे उतारे, आज तक तो उतरे नहीं। चले इलेक्शन का वक्त भी गुजर गया अब तो वो भी है कि अदालती अहकाम को भी यहाँ तो खातिर में नहीं ला रहे। बॉडीज और अथॉरिटीज होनी चाहिए इसको ना करवाने के लिए, तो वो हमारी यहाँ फंक्शन नहीं है। फॉलो अप होने चाहिए बड़ी ऊपर के, अगर अच्छा फैसला आ रहा है उसका फॉलो अप कि जब मैंने फैसला दिया उस पर अमल दरामद हुआ कि नहीं हुआ और कितना हुआ, ये भी एक ज़रूरी है। वही वाली बात है ना कि इसके लिए भी एक अलग बॉडीज़ बनाएं जो ये काम करवा सकें। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ खबरों के हवाले से भी, तो इस खबर को भी ज़रा बता देते हैं कि मैट्रिक और इंटर के जो तलबा तलबात हैं उनके लिए कहा गया है कि अब तैयारी कर लें क्योंकि मई में एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। अच्छा, ये कहा गया कि हल्की हाईलाइट खबरों में ये थी कि इम्तिहानात के दौरान मोबाइल फ़ोन लाने पर जब्त करने का फैसला किया गया। ये तो कोई नई बात तो है नहीं, नई बात है ना। क्यों मोबाइल फ़ोन तो हमेशा से मना नहीं भाई है? हम इस पे बात कर रहे थे कि जब्त पहले तो जमा हो जाता था ना, फिर जाते हुए दे देते थे, असल अब में जब्त हो जाएगा, वापस नहीं मिलेगा। नहीं तो आप सेंटर तक तो ला सकेंगे ना, बैग में बच्चे बाहर रख दिया करते थे, हमें भी नहीं, यही अब ये प्रैक्टिस कह थी रहे हैं कि हमारी। नहीं लाना है, लाना ही नहीं। नहीं तो वो फिर उनके ड्रॉप्स का और इन चीज़ों का कोऑर्डिनेशन का अब तो क्योंकि इतने आदी हो गए हैं, वालिदैन भी बच्चों से राब्ते में जो दूर दराज जाते हैं, तो वो कैसे फिर उनसे करेंगे? लेकिन असल बात मना कर देंगे, नहीं लाओ, क्या होगा उसमें? असल बात क्या है कि ये फैसला क्यों हुआ? हाँ, असल जो मसला है वो तो नकल का है ना। नकल की वजह से ये यानी दफ़ा 144 नाफिज करने का फैसला हुआ है। इम्तिहानी सेंटर के इर्द गिर्द फ़ोटोकॉपी मशीनों पर पाबंदी का फ़ैसला किया गया है। मोबाइल फ़ोन जब्त करने का फ़ैसला किया गया है। ये सारे फ़ैसले क्यों होते हैं? बेसिकली तो इनका जो मकसद है, और पुलिस मुकर्रर करने का भी फ़ैसला किया गया है। कहा गया कल के इजलास में कि वज़ारत दाखिला से मदद ली जाएगी कि इम्तिहानी सेंटर्स के बाहर पुलिस भी मुकर्रर की जाए। ये सब हमेशा होता है, लेकिन ये सारा कुछ होता है इसलिए कि नकल को रोकने के लिए, बुनियादी मकसद इसका ये है। लेकिन इंटर बोर्ड और मैट्रिक बोर्ड दोनों के ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ हो चुकी हैं निगरान दौर में।
इंक्वायरीज में भयानक किस्म के इंकशाफात हमारे सामने आ चुके हैं, रिपोर्ट्स ज़ाहिर हो चुकी हैं। उन रिपोर्ट्स में कापियों की चेकिंग से लेके रिज़ल्ट बनने तक, रिज़ल्ट बनने से लेके रिज़ल्ट फ़ाइनल होने तक, रिज़ल्ट फ़ाइनल होने से लेके रिज़ल्ट अनाउंस होने तक कितनी बड़ी करप्शन होती है वो उन रिपोर्ट्स में मौजूद है। सही। आप सेंटर में तो नकल को रोकने में अगर कामयाब हो भी जाएं, उसके बाद जो करप्शन के ज़रिए नतायज चेंज होते हैं, नतायज में गरीबों को जो मार पड़ती है, नतायज में जो करप्शन होती है, नतायज में जो एक तो ऐसा भी केस हुआ था उस रिपोर्ट में जो शायद इंटर बोर्ड की नाइन्थ क्लास की जो मैट्रिक बोर्ड की रिपोर्ट थी, उसमें एक जगह ये भी लिखा हुआ था कि जो ओरिजिनल कॉपियाँ थी ना, मतलब बच्चे की कॉपियाँ, वो चेंज हो गई। जब रिज़ल्ट आया बच्चे ने क्लेम किया कि ये तो मेरी कॉपी ही नहीं है। वो कॉपी कहाँ से, मतलब आप अंदाज़ा करें कि किस लेवल पे करप्शन होती है। और इसका तो हमारे सामने आया भी ना, आजिज़ भाई भी पिछले दिनों इंटर के जो बच्चों के रिजल्ट्स आए उसके ऊपर उन्होंने एहतजाज किया। 40% बच्चे जो है वो फेल हो गए। तो उसके बाद भी अभी तक वो इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है। अभी वो तक सरापा एहतजाज है, आए दिन वो एहतजाज करते हैं, प्रेस क्लब के बाहर आके बच्चे बैठे होते हैं, उनके वालिदैन बैठे होते हैं। जो है वो जो उनके सरबरा थे पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के, उसको किसी को गिरफ्तार भी किया। क्या हुआ वो सारा मामला? बस वो वही वाली बात है, जो आवाज़, उनका कहना ऐसा ही होता है, जो आवाज़ उठाता है उसको बंद कर देते हैं, किसी केस में उनको डाल देते हैं। फ्रॉड का केस बना दिया, कोई किसी पे किसी और चीज़ का केस बना दिया। तो यहाँ तो जो हक की आवाज़ उठाने लगता है उसके पीछे लग जाते हैं। अब बात ये कि आपका निज़ाम ऐसा बुरा हो चुका है कि आपको उस बोसीदा निज़ाम को बदलना है। आप यहाँ पे तो जितनी शहरी इलाकों के अंदर चलें आप सख्ती कर लेते हैं, लेकिन जो आपके दूर दराज के इलाके हैं उनका आप क्या करेंगे? सिंध की तो छोड़ें, पंजाब की भी ऐसी खबरें आई हैं। इस दफ़ा तो इससे थोड़े दिन पहले की खबर थी कि उन्होंने बोला कि सिंध से भी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से वहाँ पे चिटिंग और इसका तमाम मामला, सेंटर्स बिकते हैं, पूरे सेंटर्स बिक रहे हैं, उसके ऊपर बोलियां लग रही हैं, पेपर आउट हो जाता है। पेपर कैसे आउट हो जाता है? जब तक अंदर का कोई आदमी उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा तो पेपर तो आउट नहीं हो सकता ना। आप ही के लोग, इदारों के लोग, आपकी तालीमी इदारे के लोग शामिल होते हैं। तो आप, हम नहीं कहते कि हम चिटिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आजकल के इस दौर के अंदर कम से कम ऐसा ना हो, क्योंकि कराची के हालात इस तरीके से हैं, पेरेंट्स थोड़े से परेशान रहते हैं, अपने बच्चे बच्चियां घर से बाहर निकलेंगी, उनके तमाम या तो यही होगा कि घर का एक फ़र्द वो भी पेपर दे रही, जो माँओं के साथ, बेचारियों के साथ होगा कि बेटी अंदर पेपर दे रही होगी, वो बाहर सेंटर के बाहर बैठे इंतजार कर रहे होंगे। अरेंजमेंट भी नहीं होते, कोई अरेंजमेंट है, गर्मी का मई के अंदर जिस तरह हो गए ये पेपर्स, तो किस तरीके की गर्मी होगी ये भी सबको अंदाज़ा है कराची शहर के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अगर बच्चा मोबाइल लाया है, आप उसको अच्छी चेकिंग कर लें, आप उनके नाम के साथ क्लास के अंदर वो आप जमा कर लें, उसके बाद उसको वापस कर दें। ये कि क्या आप जब्त कर लेंगे, वो कर लेंगे, मुश्किल नहीं था। मुझे अपना वक्त याद है जब अपने एग्जाम्स दिए, उस वक्त भी मोबाइल फोन होते थे, लेकिन आजकल जितने मकबूल नहीं थे, लेकिन लेके जाते थे मोबाइल फोन। लेकिन इसमें एक तो ये होता था कि जी अगर आप वहाँ बैठ के पेपर दे रहे हैं तो जी टीचर वो जो ब्लैक बोर्ड, जहाँ पे भी मरकज होता है क्लासरूम में, ब्लैक बोर्ड के नीचे सब बैग्स रखे होते थे ना, वहाँ से चोरी होने का डर होता, क्योंकि आपके सामने आपका बैग भी है, और ना आप वहाँ से टीचर के सामने जाके मोबाइल निकाल सकते। लेकिन इम्तिहान उतना हवा नहीं था जितना बनाया हुआ है अभी इस वक्त इन चीज़ों को। एक और पहलू है इसमें इम्तिहानात की, पेपर लीक कैसे होते हैं, इसमें कौन मुलविस है? ठीक है, आप मोबाइल पे भी पाबंदी लगा दें, आप नकल पे भी पाबंदी लगा दें, आप सब कर लें, लेकिन ये पेपर से 2 घंटे 3 घंटे पहले या रात को पेपर लीक हो जाता है, पेपर आउट हो जाता है, पेपर के फ़ोटोकॉपी मार्केट में आ जाते हैं, ये कौन करता है? ये तो सिवाय बोर्ड के लोगों की इन्वॉल्वमेंट के हो ही नहीं सकता ना। इसका तो दूसरा कोई रीज़न ही नहीं बन सकता। इसमें सिर्फ अंदर का वो बंदा है जो पैसे लेता है, पेपर को आउट करता है और फिर वो पेपर रातों रात पहुंच जाता है। ये बड़े मसले इंतजार करते हैं 12 बजने का कि जी उसके बाद व्हाट्सएप पे पेपर आएगा। लास्ट ईयर मुझे याद है कि जी 2-3 पेपर आउट, फिजिक्स का एक पेपर आउट हुआ था जिसका बड़ा चर्चा हुआ था, और जो है ना वो ग्रुप्स होते हैं उस पर इंतजार कर रहे हैं बच्चे, पेपर आएगा तो उसके बाद उसकी तैयारी करके जाएंगे। पेपर आउट करवाए जाते हैं। प्रिंटिंग ऐसा भी नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान चौक पे पेपर छपने गया हो वहाँ से लीक हो गया। प्रिंटिंग आपकी अपनी, इदारे आपके अपने, लोग आपके सैलरीड लोग, आपके लोग, आप ही के लोग निकाल रहे हैं, उसके बाद पाबंदियाँ झेलना स्टूडेंट्स और उसके पेरेंट्स जो है वो परेशान होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बहरहाल अब चलें, इस दफ़ा देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन वही वाली बात है कि चले अपनी जगह, नकल को भी रोकना है,
लेकिन चेकिंग के ऊपर इस दफ़ा जो है ना वो खासा फोकस होना चाहिए, क्योंकि जो पिछली दफ़ा हो चुका है बच्चों के मुस्तकबिल के साथ वो मामला अभी तक लटका हुआ है। और ये जो फर्स्ट ईयर वालों की परसेंटेजेस ख़राब होंगे, चलें उसको कोप अप करेंगे, ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतना मेजर डिफरेंस नहीं आता। फिर उन्हीं बच्चों को एडमिशन आगे यूनिवर्सिटीज़ में लेने होते हैं, तो उनके लिए खासा जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। हम इस वक्त नज़र डाल लेते हैं माल के हाल पर कि इस वक्त करेंसी रेट्स क्या हैं, आइए देखते हैं। तो हमें नज़र आ रहा है कि जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है, उनकी प्राइसेस में कल के मुताबिक आज भी इस्तेहकाम ही नज़र आ रहा है। यूरो 294 पे पहुंच चुका है, और अगर डॉलर और पाउंड की बात करें तो डॉलर 277 पर जो है वो विराजमान है। उसके अलावा जो पाउंड का रेट है वो अयाज क्या है, आप बताएंगे? 346 और सऊदी रियाल का भी कोई बड़ा नहीं है, 307 रुपये स्विस फ्रैंक और यूएस कल डॉलर तो 280। इंडेक्स भी बड़ा अच्छा रहा, स्टॉक मार्केट की सूरत हाल भी बड़ी अच्छी रही, रिकॉर्ड बने नए जो है ना। वो शहबाज शरीफ साहब से जो है वो मुंसलिक हो रहा था, लेकिन मईशत ईरानी सदर के दौरे को भी तो कहा गया ना कि नहीं, बड़ा सबसे अच्छा अहम मईशत जो के लिए दौरा कहा गया, इस तो वक्त उसकी अभी इम्पैक्ट नजर आया हमें। सबसे अहम दौरा जो हुआ है वो फाइनेंस मिनिस्टर जो मोहम्मद औरंगजेब साहब यूएस गए थे। वाशिंगटन का जो उनका दौरा था वो सबसे कामयाब तरीन दौरा माना जा रहा है, जिसके अंदर उन्हें मज़ीद $6 बिलियन के लिए जो IMF से डील हो गई, जिसके ऊपर अभी स्टाफ लेवल मुज़ाकरात होने हैं। 1 बिलियन जो हमारा पिछली हुकूमत में आना था वो आने के लिए इसी मंथ के एंड तक आ जाएगा। वो कामयाब दौरा माना जा रहा है। साथ साथ सऊदी वफ़द जो आना है इस वक्त, जिसके लिए कल वज़ीर आज़म ने बोला कि वो आ रहे हैं, हम आपसे बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन उसको डायरेक्ट मिला देंगे, उनके साथ मिल के कोलैबोरेशन के साथ प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो जाना है उसके लिए उन्होंने ये बात भी सामने आई। तो उन्होंने बोला आप उनको दावतें करें, उनको कबाब खिलाएं, उनको न्यारी खिलाएं, उनको ये खिलाएं। तमाम बातें कल वज़ीर आज़म ने भी करी अपने बिज़नेस कम्युनिटी को कि आप उनसे हम आपको मिलवा देंगे। और जो तमाम इन्वेस्टमेंट, ये जो खबरें इस वक्त मार्केट में गर्दिश हैं, खास करके PIA को लेके जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है, डिस्कोस को लेके जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो ये खबरें जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन वेरी क्विकली प्राइवेटाइजेशन सोल्यूशन है ये इदारों को बेहतर करने की जरूरत है। आजिज भाई वो तो जान छुड़ाने वाली बात तो है ना कि हम नहीं, देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि जी वही वाली, मैं आपसे अग्री करती हूँ, आई रिलेट विद इट। इतना बड़ा खसारा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जैसे PIA का खसारा है, रेलवे का खसारा है, जान छुड़ाओ। आपके आधा से ज़्यादा पैसा टैक्स का पैसा जब उसमें निकल जाएगा, उसको सब्सिडाइज करने चीज़ें देने के लिए, तो उसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। चलें ठीक है, देखते हैं कि उससे भी क्या इम्पैक्ट नजर आता है। थैंक यू सो मच अयाज, आपने वक्त दिया आज भाई, आपका बहुत शुक्रिया। जाते जाते जो है ना वो एक बच्ची की बर्थडे भी है आज, और ज़ैनब शेख उस बच्ची का नाम है, तो आइए ज़रा ज़ैनब शेख को विश करते हैं पब्लिक से। जो भी लोग चाहते हैं कि उनकी बर्थडे विश की जाए, बड़ी क्यूट है माशाल्लाह, तो उनको हम यहाँ पे विश करते हैं। आप भी अपने बच्चों की बर्थडेज या किसी भी प्यारे की बर्थडे सेलिब्रेट कराना चाहते हैं तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप नंबर आ रहा होता है, उस पर तस्वीरें, वीडियोस और जो भी डाटा है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, और हम उसको ज़रूर शामिल करने की कोशिश करेंगे। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू ज़ैनब। यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज जो एक अहम दिन है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जा रहा है, और मलेरिया हम कहते हैं ना कि जो मच्छर के काटने से बुखार हो जाता है, मज़ीद अलामात भी हो जाती हैं, वो तो एक्सपर्ट्स ही बताएंगे, लेकिन मलेरिया एक ऐसी चीज़ है जो कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर हम बात करें, एक जो रफ़ फिगर्स हमारे पास हैं गुज़िश्ता 2 सालों के 2022 और 23 का अगर डाटा उठाकर देखें, तो इस वक्त हम देखते हैं कि तकरीबन जो 22 लाख लोग हैं वो इससे मुतासर होते हैं सालाना। पाकिस्तान के ये फिगर्स हमारे सामने। फिर उसके अलावा अगर 2022 में जब हम सैलाब आया उसके बाद की अगर सूरत हाल देखें तो मलेरिया के फिगर्स में, उसके पेशेंट्स में मज़ीद इजाफा हुआ, क्योंकि जो मच्छरों की अफजाइश है उसमें जो है वो इजाफा देखने में आया। पानी खड़ा हो गया था, गंदगी के ढेर हैं, तो उसकी वजह से हमने देखा कि जो तादाद है वो 22 लाख से बढ़कर 26 लाख तक पहुँच गई। तो मलेरिया का तदारुक कैसे किया जा सकता है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, और इसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, और ये क्या किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। साथ साथ जो मौसमियाती बीमारियां हैं उनका भी जिक्र होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों जो कराची में वेव आई उसमें एक डायरिया जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और बहुत ज़्यादा लोग उसका शिकार हो रहे हैं, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन भी लोग फील कर रहे होते हैं। तो उनका भी हल जानने की हम यहाँ पर जो हमारे साथ डॉक्टर हैं उनसे कोशिश करेंगे। आप भी किसी मसले का हल जानना चाहते हो तो लाइव कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, और अपने मसले का हल पूछ सकते हैं। डॉक्टर परवेज़ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल फिजिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह।
डॉक्टर साहब ये तो ना बड़ी कॉमन बीमारी है और इसको इतना सीरियस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कितना नुकसान है कितना नहीं है, बताइएगा। जी बिल्कुल, इसको सीरियस लेना चाहिए क्योंकि ये बीमारी जो है तकरीबन जानलेवा है, एक हद तक ये जानलेवा साबित हो रही है। अच्छा। इसमें ऐसा है कि पेशेंट जो है वो जी जी पेशेंट जो है ना वो सभी कट ऑफ कर पेशेंट जो है वो क्या होता है, सीरियस कंडीशन में भी सीरियस जा सकते हैं, कंडीशन में, बुखार जी, कभी जी, तेज जी, बुखार हो जाता तेज है। हो जाता है जी हाँ, बाज़ औक़ात फिट्स भी आना शुरू हो जाते हैं और फिर इसकी वजह से पेशेंट जो है ना वो तकरीबन डेथ भी हो जाती है इसमें। सही, जी इस हद तक जो है वो खतरनाक हो सकता खतरनाक हो है। सकता मलेरिया के मच्छर की अफजाइश है वो साफ पानी में होती है, गंदे में होती है, किस मक्खी मच्छरों की तादाद में इजाफा जैसे हम देखते हैं ना कि कचरे की वजह से हो जाता है, इस मच्छर की खासतौर पर पर्टिकुलरली क्या गंदे जा रहा है? पानी से होती है इसकी अफजाइश तकरीबन। और ये मलेरिया जो है ये मलेरिया की एक मादा नस्ल होती है एनोफेलिस, उसकी वजह से फैलता है वो तकरीबन पेशेंट को ठीक है। पेशेंट जिसमें ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम, किस तरह के सिम्टम्स जो है वो फील कर रहे होते हैं? पेशेंट को कपकपी होती है, हाई ग्रेड फीवर होता है और सुर्ख जर्द हो जाता है और हाई ग्रेड फीवर हो जाता है इसमें। तो इसके लिए क्या है, कितने दिन इलाज में लगते हैं, कितने दिन में बंदा रिकवर हो सकता है, किस तरह की एहतियात करनी चाहिए? इसमें एहतियात ये करनी चाहिए कि खिड़कियों को जो है ना वो जालियों से ढक देना चाहिए। आपके आसपास जो गंदे पानी के जोहर बने हुए हैं उनको जो है ना साफ़ किया जाए और इसका इलाज जो है तकरीबन वो 3 से 4 दिन में पेशेंट क्योर हो जाता है। सही जी। अच्छा, कुछ लोगों को होता है ना बार बार भी एक के बाद दूसरी दफ़ा होता है, तो वो ख़तरनाक तो नहीं होता? जी वही ख़तरनाक होता है। उसमें पेशेंट जो है ना वो जो क्रोनिक मलेरिया होता है वो ऐसा होता है कि उसमें पेशेंट की जान जाने का ऐसा होता है कि वो बार बार अटैक करता है। ठीक है, कभी वो मिस डायग्नोज होने की वजह से प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने की वजह से पेशेंट को फिट्स आना शुरू हो जाते हैं, पेशेंट का जिगर ख़राब हो जाता है जिसमें पीलिया की भी अलामत आना शुरू हो जाती है और इसकी वजह से जो ना पेशेंट तकरीबन कोई डेथ हो जाती है। अच्छा, बहुत सारी बीमारियों की ना वैक्सीनेशंस हो गई हैं, इम्यूनाइजेशन की तरफ हम जा चुके हैं, लेकिन मलेरिया की है उससे प्रिवेंशन? मलेरिया अभी की तक नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं नहीं है, है। फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो इससे बचाव यही कि हिफाजती इकदाम किए जा इकदामात सकें। किए जा सकें। कितने दिन लगते हैं अगर कोई पेशेंट है मलेरिया जिसको हो गया है तो उसको रिकवर होने में? तकरीबन 4 से 5 दिन में पेशेंट क्योर हो जाता है। सही, 4 से 5 दिन का वक्त। अभी हम ये भी देख रहे हैं कि तो हम मलेरिया के हवाले से तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ अभी हमने डायरिया की सिचुएशन बहुत ज़्यादा देखी है, कराची शहर में बहुत फैला हुआ है। क्या वजूहात है इसकी और उसमें क्या होता है? डायरिया में यही होता है कि पेशेंट को लूज़ मोशंस लग जाते हैं। ठीक है, अब गर्मी है, गर्मियों में डिहाइड्रेशन वैसे भी रहती है और इसमें जो है ना आपके खाने पीने की जो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेबल होती हैं कि आप अपने खाने जो है ना वो थोड़े से हल्के कर दें, जंक फूड से थोड़ा सा अवॉइड करें और डायरिया से इस तरीके से बचा जा सकता है। गर्मी बहुत ज़्यादा बहुत बढ़ गई है, ज़्यादा, जी डिहाइड्रेशन का भी इशू हो जाता है कि ये मुरक्कन खानों से और बाहर गर्मी और धूप में काम करने से। बिल्कुल। तो ये डिहाइड्रेशन से बचाव कैसे मुमकिन है? डिहाइड्रेशन से यही है, आप अपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ORS वगैरह जूसेस वगैरह का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करें और गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना निकला जाए। ठीक है, तो आप एहतियात करने की कोशिश करें और सबसे पहली चीज़ होती है कि किसी भी बीमारी में मुब्तला होने से पहले आप उसके बचाव की तरफ बढ़ें, क्योंकि कहते हैं ना कि एहतियात भी इलाज से बेहतर है। तो कोशिश ये किया करें कि जो भी प्रिवेंशन और प्रिकॉशंस हैं मौसम के हिसाब से वो ज़रूर करें ताकि आप मुज़ी अमराज से महफूज रहें। हम यहाँ पे एक कॉल है वो भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब बात कर रहे हैं? सऊद बात कर रहा हूँ मैं कराची से। जी सऊद, फरमाइए। डॉक्टर साहब से बात करनी थी कि मेरे बेटे को मलेरिया हुआ है तो उसको क्या डाइट वगैरह उसके लिए चाहिए होगी और क्या इसको परहेज करना होगा किस चीज़ से? और सही, बच्चे को अगर मलेरिया हो गया है तो दवाएं तो यकीनन ले रहे हैं साथ साथ, लेकिन वो कह रहे हैं कि किन चीज़ों से परहेज़ करें और किस तरह की डाइट लें?
डाइट इनको सॉफ्ट डाइट दें। अगर वोमिटिंग हो रही है तो उनको बिल्कुल सॉफ्ट डाइट दें और उनको बुखार की दवाई जो चल रही है वो दें। और इनको जो है ना ठंडी खट्टी चिकनाई वाली चीज़ें इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करवाया जाए और सॉफ्ट डाइट देनी चाहिए। ठीक है, बच्चों को भी और बड़ों को भी इसी तरह से जी, बड़ों रिकमेंड को भी करते इसी हैं? तरीके से। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर परवेज़, आपने हमें वक्त दिया। हमने यहाँ पर मलेरिया डे के हवाले से बात भी की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन द शो। जनाब, अब हम बात करेंगे, इस वक्त हमें सेट पे दिखाएं तो नज़र भी आएगा कि बहुत सारी कलरफुल सी फ्रॉक्स आपको नज़र आ रही हैं और इतनी टेम्पटिंग सी लग रही हैं, इतनी खूबसूरत लग रही हैं। तो हमारे साथ जो इसको बनाने वाली हैं वो भी आज मौजूद हैं। बड़ी कलर, एक तो बच्चियों के कपड़े वैसे ही इतने प्यारे होते हैं तो उनको देख के ना आपको बहुत ही फैसिनेटिंग सी फील आती है। और मैं तो हमेशा जब भी बच्चों की शॉपिंग करने जाती हूँ पहले सारी लड़कियों की चीज़ें देख लेती हूँ, फिर लड़कों की शॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि आई हैव 2 बॉयज़, माशाल्लाह बेटी नहीं है, तो मुझे जाना एक बड़ा वो होता है कि यार कितनी क्यूट चीज़ें लग रही हैं। तो बहुत ही प्यारी चीज़ें लग रही हैं यहाँ पे। ये बारबी डॉल फ्रॉक्स हैं जो आपको नज़र आएंगी और इकरा हारिस हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इकरा, आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इकरा ये बताएं, ये आप खुद बनाती हैं या डिज़ाइन करवाती हैं, स्टिचिंग करवाती हैं, किस तरह से ये आपका काम चल रहा है? और सिर्फ फ्रॉक्स वगैरह पे ही करती हैं? जी जी, मेरा जो काम है बेसिकली प्रिंसेस फ्रॉक्स पे, जैसे कि फेरी प्रिंसेस फ्रॉक्स होती हैं, बर्थडे थीम्स फ्रॉक्स, बिकॉज आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज लाइक बर्थडे फ्रॉक्स, मदर एंड बेबी सिमिलर ड्रेसेस एंड फेरी प्रिंसेस फ्रॉक्स। सो दीज आर द फ्रॉक्स एंड इनके जो है बाकायदा नाम होते हैं। हाँ, जैसे कि यूनिकॉर्न है, अच्छा, सिंड्रेला है। हमें तो बस फ्रॉक ही पता है। ये है फ्रॉक्स। अच्छा, तो ये आप इनको स्टिचिंग खुद करती हैं, करवाती हैं, क्या है आपका जो मोड ऑफ वर्क? अगर मैं आपको ये बताते चलूँ तो आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी विद द डोमेस्टिक मशीन जो पेरेंट्स की तरफ से मिलती है। आपने स्टार्ट किया? यस। और मैं जो है डिज़ाइनिंग करती थी, बस माइंड में डिज़ाइनिंग एक होता था, एक पैशन था और क्रेज़ था कि मैं जो है डिफरेंट यूनिक सी चीज़ जो है डिज़ाइन करूँ। ज़बरदस्त। तो बस यही माइंड में आता था। ऑर्डर्स जब आते गए तो डिफरेंट डिज़ाइनिंग बनती गई। जैसे कि लाइक आप इसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। ये रेड फ्रॉक है, इसके अंदर जो है बटरफ्लाइज लगी हुई हैं। अगर आप चाहें तो इसको डिफरेंट कलर्स में कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। सही। इट्स जस्ट डिपेंड ऑन योर विश कि आप जो है किस तरीके से इसको जो है कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। सही। तो अच्छा, आपने बताया ना कि डिफरेंट फ्रॉक्स की कैटेगरीज हैं और नाम है, अब हमें तो नहीं पता, लेकिन आप बताएं कि कौन कौन सी हैं, उनको क्या कहते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। Okay, okay. सबसे पहले हम ये रेड वाली के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी फ्रॉक? दिस इज़ द रफल्स फ्रॉक्स। ठीक है। बिकॉज इसके जो रफल्स हैं ना, 2 साइड्स में लेयर्स आ रही हैं, लाइक 1 एंड 2। सही। तो दिस इज, इसका नाम है बटरफ्लाई रफल्स फ्रॉक। ठीक है। और ये जो फ्रॉक्स है ये फेरी प्रिंसेस में आती है। सही। एंड आई एम शोइंग यू द अनदर वन, हाँ, दैट इज यूनिकॉर्न फ्रॉक, यूनिकॉर्न बर्थडे थीम। ओह वाओ, कितनी कलरफुल, माशाल्लाह प्यारी लग रही है। यू कैन सी द फ्लेयर। सही। दिस इज द रफल फ्रॉक यूनिकॉर्न वेरी ब्यूटीफुल। बर्थडे थीम फ्रॉक्स। इसकी जो टेल है ये डिटैचेबल टेल है। अच्छा, हट भी सकती है और लगा Yes, भी yes, सकते हैं। जी। वेरी नाइस। जी जी। क्योंकि बच्चों को ना सब चीज़ें चाहिए, तो जी, जी। लगा के दिखाएं आप इसको पहले तो, क्योंकि अभी एक साइड से आपने उसको जी, जी। लगाया, दोनों तरफ से लगाएं। इसके अंदर जो है हम लूप से जो है इसकी help से जबरदस्त। ये लगा अब- सकते हैं। क्योंकि बच्चों का क्या होता है, थोड़ी देर तो दुपट्टा भी चाहिए और चूड़ियाँ भी, 5 मिनट बाद सब कुछ अम्मा के बैग में जा रहा होता है। तो ये जो है अच्छा ना, कि इसके डिटैच अंदर हो जाएगा। क्वालिटी आपके पास ये है कि आप इसको जो है वेयर करवा सकते हैं, फ्रॉक के तौर पे भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें इसको टेल के तौर पे तो आप इसको टेल के तौर पे भी ले सकते हैं। सो दिस इज़ द यूनिकॉर्न फ्रॉक बर्थडे फ्रॉक्स। और आप इसकी कलर्स की चेंजेस भी करवा सकते हैं। जैसे कि हमारे यूनिकॉर्न कलर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं अवेलेबल। तो आपकी ये विश के ऊपर डिपेंड करता है कि इसके अंदर आप लाइट पर्पल लें या इसके अंदर आप वाइट कलर इंक्लूड करवाएं। इट्स जस्ट डिपेंड ऑन योर विश। क्योंकि अब तो बर्थडे थीम्स भी इतनी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट आ गई है ना, तो सबसे पहले तो ये मसला होता है कि कॉस्ट्यूम कैसा होगा। Okay. तो ये भी अच्छा है कि अपने हिसाब से आप करें। नाउ दिस वन, दिस इज द मल्टी कलर फ्रिल फ्रॉक। ओह ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। इसकी जो हेयर बैंड है उसकी स्पेशलिटी है, लेकिन हेयर बैंड सभी जो है वो यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, हेयर बैंड, हाँ बच्चियों के तो वाकई हेयर बैंड्स भी होते हैं। सबके साथ जो है हेयर बैंड्स भी होते हैं। वो कैसा है इसके साथ? कलरफुल होगा? कलरफुल white होते हैं, है? जैसे कि आप देख रहे हैं इसी के नीचे के जो कलरफुल आ रहे हैं, ऐसे ही इसका मैचिंग का हेयर बैंड होता है एक्सेसरीज के अंदर। वेरी नाइस। एंड पीछे से दिखाएं, इसकी बो कितनी क्यूट लग रही है, पीछे करें। यू कैन सी द बैक साइड।
ज़बरदस्त। फ्रंट साइड। सो मदर एंड बेबी सिमिलर ड्रेसेस के हवाले से मैं आपको बताऊं, जैसे वो ये खवातीन एक ग्रीन वाली, ये इसको रोटेट कर सकते हैं हम Yes, इस स्टैंड yes. को? ये ग्रीन और ये रेड भी दिख रही है, ये बड़ी अच्छी लग रही है, और ये एक बड़ी अच्छी फ्लफी सी नज़र आ रही है पीछे। दिस इज द मस्टर्ड कलर, धानी हाँ, कलर। ये धानी। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है रफल फ्रॉक। अच्छा, ये भी रफल फ्रॉक है, ठीक है। रफल मेरे ख्याल से इसको कहते होंगे, जो ये है ना जी जी। नीचे, इसमें कैन भी लगा हुआ कैन है। कैन इज अटैच्ड। कैन सब फ्रॉक्स में जरूरी है क्योंकि वो फूली होना चाहिए ना, Obviously. बिकॉज कैन कैन इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि कैन कैन से ये होता है कि आप जो है वो इसको जो है फ्लेयर दे सकते हैं, और बेबी जो है लाइक प्रिंसेस की तरह जो है वो एक बर्थडे जो होती है वो प्रिंसेस फ्रॉक्स के लिए ही होती है, प्रिंसेस बनती हैं बेबीज। तो उस हवाले से ये समझ लें बहुत ही आउट क्लास आर्टिकल्स हैं। ज़बरदस्त। तो आपका काम कैसे चल रहा है? ऑनलाइन ज़्यादा करती हैं, कोई आउटलेट वगैरह है, किस तरह से आप कर रही हैं? मेरा जो काम है वो ऑनलाइन काम है, और माशाल्लाह से ऑनलाइन काम बहुत अच्छा है। आप जस्ट इफ्रास क्लोजेट अगर आप पेज पर सर्च करते हैं, you can search on the YouTube channel, you can also search on the website, you can also search on the Instagram. ठीक है। तो इफ्रास क्लोजेट आप लिखेंगे तो वो आपको खुद ही शो हो जाएंगी मेरी फ्रॉक्स ना, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिज़ाइन मोर दैन 1000 आर्टिकल्स। ओह वाओ, दिस इज़ द फ्यू वन। जाहिर है कितने आप यहाँ पर लेकर आएंगी ऑब्वियसली। तो माशाल्लाह से ये है कि नेशनल एंड इंटरनेशनल मेरे पार्सल्स जो हैं जा रहे हैं, और पाकिस्तान में भी है माशाल्लाह से, ऑल ओवर द सिटी जो है मैंने पूरी कवर की हुई है। ज़बरदस्त। और कितने दिन पहले आपको कम से कम ऑर्डर देना पड़ता है कि भाई मुझे कस्टमाइज चाहिए या बनी बनाई भी पसंद आ जाए? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ मुझे ये चाहिए, तो आप कितने दिनों में मिल एटलीस्ट जाएगी? आपको जो है अर्जेंट अगर चाहिए होती है तो 4 to 5 डेज। वैसे जो है 1 वीक का टाइम जो है मैं लेती हूँ। सही, ठीक। प्राइस रेंज क्या है फ्रॉक्स में? इसकी जो प्राइस रेंज है वो है जैसे लाइक 2500 से स्टार्ट है, और 10,000 15,000 यहाँ तक इसके प्राइसेस जा रहे हैं। इट्स जस्ट डिपेंड ऑन योर कि आप कौन से डिज़ाइनिंग सेलेक्ट करते हैं। द प्राइजेस आर अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन एंड साइजेस। सही, साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो फ्रॉक्स है इसकी जो प्राइस है 5,000 है। सही। बिकॉज इसके उसके हवाले से मतलब देखें आप इसकी डिज़ाइनिंग किस तरह से, इसकी स्टिचिंग किस टाइप की है, तो उस अकॉर्डिंग टू प्राइसेस उसके हिसाब से ही होते हैं। सही। कितनी उम्र से कितनी उम्र तक के बच्चों के आप फ्रॉक्स वगैरह बनाती हैं? 0 से स्टार्ट है, न्यू बॉर्न बेबी हैं, 0 से स्टार्ट है, और आपके साइज़ जो डिपेंड करता है कि आप जो है 12 ईयर का बनवा लें, 13 का, मदर एडल्ट साइज़ तक जाते हैं साइजेस। तो सेम अगर उनके भी जी, बनाना हो तो आप क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो वालदा होती हैं, मदर्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटमेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा क्रेजी होती हैं कि हम अपनी जो है ड्रेसिंग जो है बेबी जैसी करें। तो यहाँ हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत कम जैसे होती है, मदर एंड बेबी सिमिलर ड्रेसेस। तो इसी वजह से जो है मैंने अपने पेज पर जो नाम रखा है वो यही है, इफ्रास क्लोजेट मदर एंड बेबी सिमिलर ड्रेसेस। अब तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। अब तो बहुत लोग जो है ना वो अब फेरी प्रिंसेस फ्रॉक्स फंक्शंस पे और इवेंट्स पे एक जैसे वो चीज़ें कर रहे होते हैं। तो बस यही था, और माशाल्लाह से ये है कि अब ऑनलाइन जो है मेरा वर्क है, बहुत ज़बरदस्त वर्क है। आप जो है विज़िट कर सकते हैं मेरे पेज पे, इंस्टा के ज़रूर। आप एक अवार्ड भी लाई हैं, उसके बारे में भी तो ज़रा बताएं, वो कब मिला है आपको, किसकी तरफ से मिला है, क्या है? ये जो अवार्ड है ये मुझे जो है अभी संडे वाले दिन जो है अभी रिसीव हुआ है ये अवार्ड, और ये प्राइड बिनते पाकिस्तान वुमेन ऑफ प्राइड अवार्ड। यस। सही। कहाँ इसका इनेकाद हुआ और ये किसकी तरफ से ये था? जो है मैम शमा राशिद हैं, उन्होंने जो वो ख़वातीन जो कुछ करना चाहती हैं और जिनके पास टैलेंट है वो उनको प्रमोट करती हैं बेसिकली। तो उन्होंने जो है हमें प्रमोट किया है मैम शमा राशिद ने, कि वो ख़वातीन बाहर आएँ जो घर में बैठ के जो है ऑनलाइन कुछ कर रही हैं। सही। और ऑनलाइन कुछ करना चाहती हैं, और उनकी जो है एफ़र्ट्स, मेरी एफ़र्ट्स को देखते हुए उन्होंने ये फिर मुझे अवार्ड दिया है। ज़बरदस्त। तो ये अवार्ड भी मिला है, वेरी नाइस। काम आपका ऐसा है कि कह रहा है कि मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। कुछ और भी चीज़ें मुझे बड़ी कलरफुल सी नज़र आ रही हैं, जैसे ये ग्रीन और ये मरून जो है ना, ये फ्रॉक मुझे अच्छी लग रही है। दिखाएंगी आपके? ब्रेक ले लेते हैं पहले, उसके बाद जब आएंगे तो फिर इस पर भी नज़र डालेंगे कॉफ़ी के बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही है और बड़े अच्छे से हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, डिफरेंट तरह की फ़्रॉक्स हैं, प्यारी प्यारी बच्चियों की जो है वो ओकेजन्स आते हैं। अभी तो शादियों का भी एक सीज़न आने वाला है ना बड़ा, तो उसमें भी बच्चियों के लिए जैसे इवेंट में चाहिए, बारात में, वलीमे में लोग पहन रहे होते हैं बच्चियाँ,
तो अभी सीज़न स्टार्ट हो गया, बुकिंग्स वगैरह हो रही हैं या अभी है, स्लो है? बुकिंग्स जो हैं हमारे पास आ जाती हैं ऑलरेडी ना, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें 1 मंथ पहले जो है वो दे देते हैं बुकिंग वगैरह। हाँ। तो मैं जो है अभी उस पर माशाल्लाह से काम चल रहा है, मेरा पूरा टीम वर्क है। पहले मैं सिंगल करती थी, जब वो कहते हैं ना बढ़ गया है आपका अब जो काम। बढ़ गया है काम, माशाल्लाह से काम इतना अच्छा था कि वो डे टू डे टाइम टू टाइम जो है वो इंक्रीज़ ही होता रहा काम। अब माशाल्लाह से मेरे वर्कर्स हैं, उनको जस्ट मैं गाइड करती हूँ Very nice. स्टिचिंग वगैरह के हवाले से। मैं कहती हूँ कि इस तरह से डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, क्योंकि मेरा ज़्यादातर ना कस्टमाइज वर्क ज़्यादा होता है। और जाहिर है हर बंदा अपनी मर्जी का अपने बनवाना मर्जी चाह रहा का। है, बिल्कुल। और किसी कस्टमर को सेटिस्फाई करना, क्लाइंट को सेटिस्फाई करना, दिस इज़ द मेन टास्क कि आप जो है किसी क्लाइंट को जो है सेटिस्फाई करते हैं। सही बात तो है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्सल्स जो हैं, मैं ऐसा कहते हैं कि हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, हम आपको कैसे पेमेंट जो है ऑनलाइन कर सकते हैं ना। और क्योंकि आजकल जो है फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। तो मैं कहती हूँ कि अगर आपने लेना है तो आप फ्रॉक ले सकते हैं, मेरे पेज को विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि जो डिफरेंट पेजेस होते हैं उनका अपना नाम नहीं होता, वो कॉपीराइट्स करते हैं ज़्यादातर। जैसे मेरी फ्रॉक्स हैं, कई अपने पास भी पिक्चर्स यही अपलोड कर देते हैं, लेकिन मेरी पहचान ये है कि मैंने डायरेक्टली अपना व्हाट्सएप नंबर वहाँ पर मेंशन किया हुआ है, और मैंने जो है अपने जो क्लाइंट्स की बेबीज़ वगैरह जो होती हैं उनकी पिक्चर्स अपलोड की हुई हैं, एंड रिव्यूज़ हैं मेरे माशाल्लाह से। उससे पता चल जाता है कि उससे भाई पता चल ओरिजिनल और जाता है। जेन्युइन लोग हैं दुकान पे। अब आपको एडवांस पेमेंट पे करना होता है जी सब जी। कुछ? अब पहले जो मेरा काम था वो था COD पार्सल्स ऑल सही। ओवर द, लेकिन अब ये है कि हाफ पेमेंट जो है मेरी एडवांस में लेती हूँ और हाफ पेमेंट जो है आफ्टर COD, कैश ऑन ठीक है। डिलीवरी। उससे ये होता है कि क्योंकि हम कस्टमाइज काम कर रहे होते हैं, कैंसिलेशन का कैंसिलेशन का भी होता है, तो अब माशाल्लाह से इतना ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट इतना ज़्यादा बिल्ट हो गया है कि अब वो कहते हैं ना ब्लाइंड ट्रस्ट, अब मुझ पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं सब लोग, और मेरी जो पेमेंट वगैरह है वो आराम से इजीली दे देते हैं ऑनलाइन। सही सही सही। बहुत सारे जो डिज़ाइंस हैं वो इंटरनेट से भी आते होंगे ना, जैसे जी, ये जी, बड़ा जी। अभी हमें दिखा भी रहे थे फ्रेम में, ग्रीन कलर का जो फ्रॉक है इतना क्यूट लग रहा है, और उसके मेरे ख्याल से ड्रॉप शोल्डर बना हुआ है। जी जी। तो ये ऑनलाइन भी लोग निकाल के देते होंगे, ये नज़र आ रहा है उसमें, तो बड़ा क्यूट दिख रहा है हमें। तो ये इस तरह की चीज़ें अगर ऑनलाइन निकाल के देते हैं, जी जी। डिज़ाइन आपको देते हैं कि ये भी बना डिज़ाइन दें? जो है आप ऐसा ले सकते हैं कि अगर आप मुझे कोई भी डिज़ाइन देते हैं, गूगल करते हैं और आप कहते हैं कि ये डिज़ाइन आपने कस्टमाइज़ करके देना है, तो उसके अंदर मैं कहती हूँ 19-20 जैसे 19-20 का डिफरेंस होता है, वो भी डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल सेम चीज़ आपको मैं डिज़ाइन करके दूँगी, और क्वालिटी भी अच्छी होगी, क्योंकि मैं क्वांटिटी पे कम काम करती हूँ, क्वालिटी पे ज़्यादा काम करती हूँ। मेरे लिए ना एक ऑर्डर जब तक उसका जो है मेंटेन नहीं कर लूँगी, उसको हर चीज़ में परफेक्शन नहीं देखूंगी, जब तक मैं उसको डिस्पैच नहीं करती अपने पार्सल। ये मरून वाले फ्रॉक, अब जैसे मैंने इवेंट का जिक्र किया, दिखाएं इसको, निकाल लें वैसे ही बैठे बैठी। जी जी। अब शादियों वगैरह का सीज़न आ रहा है, तो इस तरह के कलर्स बड़े कॉमन होते हैं ना। और ज़्यादातर इसी के ऑर्डर्स आते हैं, जैसे रेड है, महरून कलर है, सो ये कलर्स जो है ना शादी वेडिंग सीज़न के हवाले से बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ज़बरदस्त। इसका क्या नाम है फ्रॉक का? ये भी इसका भी नाम है रफल्स फ्रॉक्स। इसका जो स्टाइल आप बॉडी का चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इसका स्टाइल है, बहुत प्यारा लग रहा है, ज़बरदस्त। सही। And पीछे this- बो भी बनी हुई जी, है जी, जी। पीछे। ये जो फ्रॉक है दिस वन, ये यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न जो बर्थडे थीम्स फॉर द क्यूट बेबी। नाइस। छोटी जो बेबी आता है, जब इसको वेयर करती हैं तो उनकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। ये मेरे ख्याल से 1 ईयर तक के बच्चों वन का से है ना, लेकर 2 1 ईयर का ईयर साइज के है। 1, 2। अब आप इसके चेक कर सकते हैं, मैं आपको इसकी क्वालिटी के बारे में बताऊं, इसकी आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं, इसमें जो है पूरा वर्क हुआ हुआ है बाकायदा। मैं यही देख रही थी कि ये किस तरह से आया है इसका ना। ये क्रायोलिन जो है इसको हम कहते हैं हॉर्स ब्रेड, ये इंपोर्ट होती है बाहर से। तो ये चीज़ जो है देखिए, मैं आपको दिखा दूं, ये चलो ये नेट प्रोडक्ट है या पहले तो हम देखते हैं ना, पहले तार लगे होते थे फ्रॉकों में, जी, जी, ये वो जी। नहीं है। ये ये क्या है? old- ये फैब्रिक है, क्या है? ये जो तार वाला था ना वो है लोकल फ्रॉक, एंड दिस इज, ये ब्रांड की जो अगर आप कोई ले रहे हैं ब्रांड की, तो आपको ये चीज़ मिलेगी, बिकॉज दिस इज द क्रायोलिन, दिस इज अ हॉर्स ब्रेड, जो कि सही। बाहर से इंपोर्ट होती है और हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब ये मैंने आपको कहा ना कि दिस इज़ द क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी, आई एम वर्किंग ऑन द क्वालिटी। तो ये जो है मेरी बैक है, फ्रॉक की बैक पे देख सकते हैं, छोटा सा जो है मैंने यहाँ पर फ्लावर लगा दिया ताकि इसका लुक जो है बहुत ज़बरदस्त आए। ये आप लोग देख सकते हैं, और यू कैन सी द कैन इनसाइड। अच्छा, बैक पे अक्सर क्या होता है, आपको एक और पहचान बताऊं, लोकल चीज़ और ब्रांड वाली चीज़ की ये पहचान होती है, यहाँ पर जो जिप होती है ना, अक्सर क्या होता है बच्चे को इरिटेट करती है जिप। जिप आप चेक कर सकते हैं, तो ये जो है इनविजिबल जिप है। इनविजिबल जिप ऐसी होती है कि आप बेबी को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करती ना, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा यहाँ पर जो है वो लोकल जिप लगी हुई होती है, जो बच्चे बड़ी जो है सी बस zip हो तो हाँ। थोड़ी देर के लिए वेयर करते हैं, इसके बाद वो यही कहते हैं कि Change मामा हो हमें जाए। चेंज कर दें आप।
तो इस तरीके से ये चीज़ करते हैं। लेकिन मैंने जो है हमेशा ऐसा काम किया है जो बेबीज़ के लिए कंफर्टेबल रहे, जो वालदाएँ जो परेशान ना हो बेबीज़ के लिए एटलीस्ट। अच्छा, काम तो चलते रहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आपकी अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, और ये आपने बताया कि जैसे आपने बहुत स्टार्ट में घर से शुरू किया, फिर आप वर्कर्स भी हैं साथ में, तो कैसे मैनेज करती हैं? कौन कौन आपको सपोर्ट करता है? घर और काम कैसे मैनेज होता है? सपोर्ट की आपने बात की तो मुझे अपने हस्बैंड याद आ गए। बात ये कि मेरे हस्बैंड जो है वो इस शादी के बाद जो है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की है, और हस्बैंड माशाल्लाह से जो है साथ रहते हैं, और मतलब जैसे बताते हैं, हर चीज़ को मैनेज करते हैं कि इकरा आपके अंदर कोई टैलेंट है जो कि बाहर आना चाहिए, आप माशाल्लाह से इतना अच्छा काम करती हैं और आपके अंदर टैलेंट है, तो वाई यू नॉट यूटिलाइज योर नेचुरल टैलेंट। सो मैं हमेशा यही कहती थी कि इंशाल्लाह मैं कुछ करूँगी ना। तो वो ऐसे ही था कि बस काम जो है माशाल्लाह से बढ़ता चला गया, और फादर जो हैं वो माशाल्लाह से वो भी बहुत अच्छे हैं, फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा रही है फादर से, क्योंकि उनका भी जो है ताल्लुक़ मीडिया से रहा है, और माशाल्लाह से जो है वो अपना उनकी जॉब भी है, तो उस हवाले से भी था सपोर्ट रहती थी। लेकिन ये जो टैलेंट है वो कहते हैं ना कि टैलेंट जो है वो मेरा निकल ही आता है, वो कहीं ना कहीं अपनी रास्ता और जगह बनाने। यू आर वेरी टैलेंटेड। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमें मार्केट में एक अच्छे ब्रांड पे चीज़ें मिलती हैं और जितनी फिनिशिंग के साथ मिलती हैं उतना ही हमें नज़र आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है आपका काम भी। तो इफ्रा का नंबर भी अगर आप लोग चाहें तो वो स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज वगैरह की डिटेल्स भी आ रही होंगी, तो आपको तमाम डिटेल्स मिल गई होंगी। थैंक यू सो मच इफ्रा, आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी, आपने हमें वक्त दिया। बहुत ही मुझे तो इतनी फैसिनेट कर रही है, अगर मेरी बेटी होती तो मैं आज तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपसे ख़रीद ही लेती। लेकिन वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल वर्क। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू द शो जनाब। आज हमें बहुत सारा टैलेंट नज़र आ रहा है, बड़ी ब्यूटीफुल सी हमने फ्रॉक्स देखी, तो भाई उसके साथ ज्वेलरी भी तो चाहिए मैचिंग की, क्योंकि ख़वातीन की जो तैयारी हो और अब बच्चियों की भी जो तैयारी होती है ना, तो लड़कियां और जो ख़वातीन है वो सारे अरमान अपनी बेटियों पे भी निकाल रही होती है, साथ साथ उनके लिए भी चीज़ें वही ढूंढ रही होती हैं। और अब तो बच्चे भी पीछे नहीं हैं, फ़ौरन से कह देते कि जी मम्मा आपने अगर ये चीज़ की है तो मुझे भी ये चीज़ चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल है। तो मैचिंग ज्वेलरीज, मैचिंग की जो ख़रीदारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वेलकम करते हैं हम कायनात जंदानी को शो में। अस्सलाम वालेकुम कायनात, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कायनात जो है वो पहले भी शो में आ चुकी है बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन के साथ, और जब भी आती है ना कायनात तो खर्चा करा देती है। अब कायनात की चीज़ें यहाँ पे देख रही हूँ, तो अब मैं शॉपिंग करने वाली हूँ ब्रेक में और ब्रेक के बाद। तो कायनात वेरी नाइस स्टफ, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो ये बताएं। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? कैसा चल रहा है काम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ईद से पहले आ जाती ना और टाइम होता नहीं कि मोबाइल पे देख लें जल्दी जल्दी, तो शॉपिंग कर लें, तो अपना तो बड़ा बुरा हाल चल रहा होता है। बिल्कुल तो वो बिजी चल रहे होते हैं, तो इसलिए कभी देख सकते हैं कभी नहीं। ये बताएं कि आज क्या है आपके पास और किस तरह की ज्वेलरी कलेक्शन आज आप लेकर आई हैं शो में? अच्छा, ज्वेलरी कलेक्शन आज जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें हमारे पास आज आप देख सकती हैं जैसे इस तरह के स्टेनलेस स्टील के हैंडकफ्स वगैरह अवेलेबल हैं। इस तरह की ये तो बड़े फैशन में आजकल बहुत ज़्यादा। ये देखें लोग इस तरह ढूंढ रहे की हैं जो ना। हमारे पास वैरायटी होती है ना, ये बहुत कम आती है और ये बहुत यूनिक इसमें किस्म ना की दो है। चीज़ें आ रही हैं। अब इन्होंने मुझे इसीलिए शायद चालाकी करके दिया है कि मुझे पता चल जाए। इसमें दो तरह की चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है। एक हमें जो लोकल प्रोडक्ट मिल रहा है जी, वो इस तरह टक टक बचता नहीं है, वो प्लास्टिक में भी आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, ये मैंने मेटल देखा पे है बना हुआ है और ये स्टेनलेस स्टील पर है, ये लेकिन जो- डेली वेयरिंग है, खराब नहीं होगा। ये जो बज रहा है कमर भाई देखिए, आपको दिखा दूँ मैं। तो ये आप ये देखिए टक टक बज रहा है, इसका मतलब ये स्टील का है, ये खराब नहीं होगा, इसका खराब कलर नहीं होगा, वगैरह फेड बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल रेगुलर यूज़ करें। बिल्कुल ऐसा ही है। कलर की गारंटी है, डेली वेयरिंग है, आप इसे शावर लेते वक्त, काम करते वक्त, हर वक्त यूज़ कर सकते हैं। वेरी नाइस। तो पहन के देखूं कैसा लग रहा बिल्कुल है। बिल्कुल, व्हाई नॉट। कपड़ों में मैच भी हो रहा है आज, तो सब कुछ मैच होगा। अब रमीशा को अच्छा लग रहा है। तो जी ये देखिए मैच हो गया है। अब थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, लेकिन ये ठीक है, आई थिंक सही है। पहन लेते हैं इसको थोड़ी देर। चले, ये हो गया। और बताएं और क्या क्या पहनना है अभी? इसके अलावा मेरे कपड़ों की मैचिंग की इतनी चीजें लाई ना, वो चोकर भी मैच हो रहा है, लेकिन ये मेरा नेक लाइन ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर आप पहन सकें, है ना। ये देखें ज़िरकॉन का आर्टिकल है, ये इस तरह का। वेरी नाइस। ज़िरकॉन के आर्टिकल्स हमारे पास बहुत कम आते हैं। इस बार जो स्टॉक आया है वो बहुत अच्छी कलेक्शन पे आया है। ऐसे करके दिखाएं इसको ताकि ना इस ये- तरह? हाँ, कैमरा आपके- उस तरफ है। हाँ, अब नजर आ रहा है वो, अब नजर आ रहा है, क्योंकि वो चमक रहा है, अब तो पता चल रहा है। वेरी नाइस। ज़िरकॉन का आर्टिकल है ये। इसके अलावा एक आप ये जो है फैंसी आर्टिकल देख सकती हैं।
वेट लाइट है इसका, लेकिन बहुत लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है। पता लग रहा है। अगर किसी को मसला है कि वो हेवी वेटेड नहीं पहन सकते, कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा इशू हो रहा होता है हेवी वेटेड आर्टिकल्स, फौरन स्टूडियो से बाहर निकलते ही इयररिंग्स उतार बिल्कुल ऐसा ही है। फंक्शन में खत्म भी नहीं होता कि मेरी ज्वेलरी रास्ते में उतर चुकी होती है खाने के टाइम में उतार चुकी होती है, क्योंकि वो इतना इरिटेटिंग हो जाता है ना, भारी भारी झुमके और वो चीजें। अब लेकिन अच्छा है कि वेटलेस ज्वेलरी बहुत ज्यादा आ रही है। ये देखें, ये थोड़ा सा फंकी टाइप का आर्टिकल है, लेकिन ये आप इसको बहुत क्यूट है, बच्चे भी पहन सकते हैं, टीनेज गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी दिखाई जो जैसे 10-12 साल 8-9 साल की बच्ची की फ्रॉक्स भी थी, तो बहुत प्यारा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। तो इस तरह के आर्टिकल्स जो है ना अब आना स्टार्ट हो गए, लाइक मार्केट में इन होना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, ये जो 2-3 चीजें हैं ना, ये पिंक वाला भी पड़ा है, ये पर्पल वाला, ये दोनों उठाएं। ये हाँ, और ये पिंक वाला, ये जो अभी पर्पल वाला, हाँ, ये दो तीन इस तरह की चीजें हैं जो कि समर लॉन्स के साथ बहुत अच्छी लगती हैं, लॉन के ड्रेसेस के साथ। और ये देखें, ये 9 to 5 आर्टिकल है, ये भी इस तरह के ड्रेसेस के साथ बहुत प्यारा लगेगा। लॉन की ड्रेसेस हैं, बिल्कुल सिंपल सी ड्रेसेस हैं, बहुत प्यारा लगेगा। ये क्यूट है, उसका फ्लावर कितना क्यूट है, वेरी नाइस। इसका जो पिंक कलर है ना, बड़ा अट्रैक्टिव कलर है। हाँ, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लॉन के साथ भी और उसके साथ भी जा सकती हैं, दोनों के साथ। ऑल्सो इफ़ यू गो फॉर ब्रेसलेट्स, तो ये देखें, ये पैक ऑफ 3, लाइक आजकल वॉचेस के साथ इस तरह से चल रहे हैं हमारे पास, जो अगर आप पहनते हैं वॉचेस के साथ बड़े प्यारे लगते हैं, ब्रेसलेट्स एंड बैंगल्स वगैरह आप पहने, ये 3 का सेट है। या आप अपनी वॉच का तीनों भी पहन सकते हैं, तो अच्छा लगता है उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत क्या प्राइसेस हैं इसके कायनात? अच्छा, अगर हम सेट ऑफ 3 की बात करें तो ये 200 रुपीज़ का। ठीक है, 200 रुपीज़ में 3 ब्रेसलेट्स मिल रही हैं। आप इसको सेपरेट भी पहन सकते हैं, सेपरेट पीछे से अलग अलग दिया हुआ है। हाँ, छोटी बच्ची हैं तो उनको एक पहना दें, एक पहना दें। अगर आप तीनों एक साथ पहनना चाह रहे हैं, मोस्ट वेलकम। अगर हम इसकी बात करें तो ये 150 रुपीज़ का पीस है। एक और ब्रेसलेट का वो पड़ा हुआ है ना, रेड कलर में, हाँ, उसको भी साथ दिखा दें। ये देखें, ये भी 3 पीसेस का सेट है। ये तो आपके कपड़ों में मैच हो रहा है, रेड कलर का। हाँ, क्यूट है। ये 3 पीसेस का सेट है। ये भी अगेन जो है वो तीनों सेपरेट पीसेस हैं। नहीं, ये डोरियों को क्या, डोरियां बांधनी पड़ेंगी खोल के? ये एडजस्टेबल होती हैं, ये एडजस्टेबल होती हैं, ये देखें। अच्छा, खोलने का तो चक्कर नहीं है, मतलब ये यूं है? अच्छा, ऐसे ही डायरेक्ट आप जितना भी आपका बच्चे का हाथ का साइज है, आपका हाथ का साइज है, उसमें इजीली एडजस्ट हो सकता है, कोई मसला ही नहीं है। वेरी नाइस, अच्छा है, सही। और क्या क्या है हमारे पास? ये मुझे दिखाएं, ये वाला जो चोकर्स रखे हुए हैं दोनों ना, ये दोनों दिखाएं नाज़रीन। ये देखें, ये जो है फ्रोजा मार्बल के ऊपर बना हुआ है, एंड दिस इज समथिंग जो कि मार्केट में नहीं मिलता। मार्केट में ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती। मिल भी जाए तो उसकी फिनिशिंग वगैरह, फिनिशिंग और इसकी प्राइसेस वगैरह आपको इतनी ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि मेरे पास तो होलसेल में अवेलेबल है सारी चीज़ें। तो ये आपको मिल जाएगा 250 रुपीज़ का ओनली, बस। नहीं तो क्या कहते हैं, ये आपके पास एक पीस होता है या मल्टीपल ऑर्डर्स भी कोई करना चाहता है तो आपको मिल जाते हैं, या वन पीस ही मिलेगा? मैं मंगवाती हूँ आउट ऑफ कंट्री से स्टॉक, तो डिपेंड करता है कि उसमें कितने पीसेस आ रहे हैं। हमारे पास लॉट में स्टॉक आता है, तो अगर एक चीज़ है फॉर एग्जांपल, उसके हमारे पास 10 पीसेस भी आ जाते हैं, कभी कभार उसके 50 पीसेस भी आ जाते हैं, कभी कभार उसका एक ही पीस आता है। अच्छा, तो अगर आपको पहले से पता नहीं होता, नहीं होता, बात ये है। सही 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 सही। और ये कौन पड़ा है ब्लू कलर का? बात करें तो ये कॉम्बो सेट है, वेरी नाइस। और ये जो है आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहे हैं, इस तरह के बहुत फंकी टाइप के आर्टिकल्स जो है ना, बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं आजकल। आप सिंपल ड्रेसेस के साथ पहने हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इस तरह की चीज़ों का ये भी है अभी, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि ना 1 कलर ड्रेसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, सॉलिड्स में आ गए, और वो सेम जो है ना ऑल ओवर, आप जैसे भी आपने इसमें भी पहना हुआ है, कायनात में भी पहना हुआ है, तो इन्होंने तो कंट्रास्ट कर लिया रेड के साथ, लेकिन उमूमन क्या कर रहे हैं लोग कि उसी के कलर का दुपट्टा भी है, उसी के कलर का जो है ना ट्राउज़र और शर्ट भी है, उसके ऊपर इस तरह की ज्वेलरी का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, तो वो बहुत उसको कंट्रास्ट में भी कर लेते हैं, और साथ साथ ये होता है कि वो सेम कलर में भी बाज़ दफ़ा कर रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपकी जो पर्सनैलिटी है ना उसको इन्हांस कर देता है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा होता है उसके साथ। इस तरह की चीज़ें अगर आप उसमें ऐड कर लें, जैसे भी चोकर दिखाया, ये कॉम्बो सेट है, ये आपको मिल जाएगा 350 रुपीज़ का कॉम्बो सेट। अरे वाह, ओनली 350 रुपीज़, बिल्कुल लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, इसको पहनने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा। प्राइसेस तो बड़े इकोनॉमिकल रखे हुए हैं आपने कायनात, क्योंकि असल में पता है, मैं चाहती हूँ कि जो एक ऑनलाइन का हमारे पास ट्रेंड चल रहा है वो इसी वजह से बदनाम है कि ना प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। अगर हम ऑनलाइन पे परचेज़ कर रहे हैं, तो अगर मार्केट में हमें वो चीज़ 50 रुपीज़ की मिल रही है फॉर एग्जांपल, तो ऑनलाइन पे हमें मिल रही है 300 रुपीज़ की। मैं कोशिश करती हूँ कि वो 50 रुपीज़ वाली चीज़ मैं आपको 100 में प्रोवाइड कर दूँ, ताकि कस्टमर का माइंडसेट जो है ना वो उस चीज़ से हट जाए कि जो एक ऑनलाइन में कंपटीशन है ना उसमें आप सस्टेन कर पाएँ।
और फिर ये कि आपको भी कम मार्जिन मिलेगा, लेकिन ज्यादा प्रोडक्ट्स लोग ले लेते होंगे बिल्कुल कि ऐसा चलो ही है। यार ये इसके साथ ये भी कर इकोनॉमिकल लेते है हैं। तो ये भी हाँ। परचेज कर लें, क्योंकि डीसी तो लोगों ने पे करनी है 250 रुपीज़, सही। ऑल ओवर पाकिस्तान 250 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस होते हैं। अब कस्टमर सोच रहा है कि अगर मैं 100 रुपीज़ की एक चीज़ ले रहा हूँ तो क्यों ना मैं साथ में कुछ और भी चीज़ परचेज कर ही लूँ। और खवातीन को तो जैसे आपने पटारा खोला ना अपना, तो मेरी तो पहले ही राल टपकना शुरू हो गई थी, ये भी तो Even ऐसा ये तो आप ऐसा समझे होता है। स्टॉक का सिर्फ 1% है जो मैं अभी लेकर आई हूँ। आई हैव अ लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ थिंग्स एट होम। तो अपना बैग ही ले आया करो ना बेटा, हम देखते रहेंगे बैठ के शो के बाद। मैं और शबाला खूब खरीदारी करेंगे, राफिया को भी बुला लेंगे। तो यहाँ पे Most बड़ी सारी welcome. खवातीन होती हैं भाई, वो बिल्कुल ऐसे आधे ही। से ज़्यादा तो हम यहीं पे आपकी सेल करा देंगे। अच्छा, वो मैंने आते ही देख लिया था, वो जो वाइट White और के। गोल्डन लूप्स हैं, ये देखिए Beautiful, वाइट ये एंड गोल्डन बहुत हूप्स प्यारे हैं, ये हैं यार। बहुत प्यारे और इतने लाइट वेटेड हैं। पता है आजकल आपको हूप्स का जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। आप किसी भी किस्म के ड्रेस के साथ आप शादी में जा रहे हैं तो आप हूप्स पहन के जा अच्छा सकते हैं। hoops जो है ना कभी भी पुराने नहीं होते, पुराने नहीं होते, मेरे तो बहुत- हमेशा से हमेशा ही कुछ जो है ना ना वो- समझ आए तो वो लटका लो, वो इजी है हमेशा ही बिल्कुल। ट्रेंड में रहते हैं, हमेशा ट्रेंड में रहते हैं, easy। बहुत प्यारे और बहुत इतने ज़्यादा लाइट वेट प्यारे हैं, इतने एलिगेंट से हैं कि आपके किसी भी ड्रेस के साथ इजीली आप इसे पहन सकते हैं। देन अगेन आप लॉन के ड्रेस के साथ आप पहन लें, आप इसको पार्टी वेयर में पहन Party- लें, वाइट बिल्कुल। रेड किसी भी ड्रेस के साथ, Even ब्लैक के आपका साथ। जो ड्रेस है ना अभी मेरे उसके ड्रेस साथ के साथ बहुत भी जो है ना अच्छे जो है ना वो लगेंगे ये अभी। हाँ, आज तो मैं जल्दी में भागी हूँ तो कुछ पहने ही नहीं है, वो छोटे से टॉप घर से जो पहने थे वो पहने। ये शो के बाद आपके मैं पहन लेती हूँ, लाओ दिखाओ हाँ, इसको पहन। most welcome। और क्या है, जरा दिखाएं, पहन सकते हैं इसको, दिखा वो तो नहीं जी, है, जी, मुश्किल sure। सा तो नहीं है इसको बनाना, नहीं नहीं आसान नहीं सा है। बहुत आसान है। चलें आप जब तक कुछ और दिखाएं मैं इसको ट्राई करती अच्छा, जैसा कि हम बच्चियों की बात कर रहे थे कि हमारे पास बच्चियों के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो यू कैन सी हूँ। दिस छोटे very good। से इसकी मैचिंग की रिंग तुमने खुद पहनी हुई है ये देखें है जरकॉन की ना, रिंग मैंने वो पहनी रिंग है। भी उसके साथ मैच हो रही है। अच्छा, ये बहुत एलिगेंट से जरकॉन के हैं और ये 9 to 5 स्टैम्प के साथ है, मतलब ये चांदी पर बने हुए हैं। ये क्या होता है 9 to 5 में? बड़ा ज्वेलरी में कॉमन है कि 9 to 5 9 to 5 9 to 5 स्टैम्प होता है ना, तो इसका दिखाएं मतलब तो वो मैंने चांदी पे बने पहन हुए हैं। लिया है यार, अच्छा लग रहा है, नाइस। सुबह ही आ जाती, टाइम ही नहीं था आज। चले दूसरा, हाँ तो फिर क्या होता है 9 to 5 में, क्या होता है? स्टैम्प होता है ना, वो चांदी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये चांदी पे बने हुए हैं। ऑलमोस्ट 95% चांदी होता है 9 to 5 स्टैम्प के साथ। तो जब अगर आप वो परचेज करते हैं ना, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इससे जो है वो कोई आपको एलर्जी क्रिएट नहीं होगी, या आप उसको डेली वेयरिंग में पहन सकते हैं, वो चीज़ ख़राब नहीं होगी, काला काला तो नहीं होगा? काला भी नहीं होगा। तो जो इसमें बहुत इंटरेस्टेड है, क्या है 9 to 5 लड़कियां पहन के जाती हैं इसलिए इसको ऐसा कहते होंगे ऑफिस में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुमने सीखा। तो ये इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस 200 ओनली, और ये हालांकि 9 to 5 स्टैम्प के साथ हैं, चांदी पर बने हुए हैं। पहने रहें तो ख़राब नहीं होंगे। बिल्कुल, आप इसे डेली वेयरिंग में पहन सकती हैं, आप इसे रोज़ाना पहन के रखें। अच्छा 9 to 5 में ज़्यादातर जो ब्रेसलेट्स और एंकलेट्स हैं ना, वो हैं आपके पास कुछ? क्योंकि उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर हर रोज़ कौन ब्रेसलेट्स वगैरह चेंज कर रहा है, अब इतना तो नहीं होता बिल्कुल ना। ऐसा ही। और ये एंकलेट्स भी तो वो फिर काले हो जाते हैं, उतने गंदे लगते हैं। ये 9 to 5 ब्रेसलेट है और ये आपको मिल जाएगा 200 रुपीज़ का ओनली। सही है। पिंक कलर के स्टोन्स के कॉम्बिनेशन पर है। पिंक कलर का स्टोन जो है वो बिल्कुल ही लाइक कैजुअल Generic कलर सा है, है, हाँ। जो कि आप किसी भी ड्रेस के साथ इजीली वेयर कर सकते हैं। और एक ये ब्लू वाला भी ये पड़ा हुआ है, इसको- ये स्टोन्स के साथ है। ये क्या है, stones के 9 to साथ 5 है। पे या क्या ये नॉर्मल ये है? नॉर्मल है, ये 9 to 5 पे नहीं है, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरी आदत नहीं है, मैं झूठ बोलना भी झूठ नहीं चाहिए, बोलना, आप हाँ, सच बिल्कुल। बता के दें वरना आपकी मार्केट खराब हो जाती है। ख़राब हो जाएगी। अगर ये आपने पहना और कलर ख़राब हो गया तो फिर कस्टमर ने मुझे ब्लेम करना है कि आपने कहा था कि कलर ख़राब नहीं होगा। इसका ये कि आप पहने ओकेजन पे एंड देन उतार के फिर बिल्कुल इसको बिल्कुल, आप दोबारा इसे पहनें। ख्याल रखें, ओकेजन पे पहन के आप इसे रख दें वापस इसी तरह पैकेट में पैक करके। ऑल्सो अगर हम हैंडकफ्स और सॉरी सेट की बात करें ना, कॉम्बो सेट जो कि स्टेनलेस स्टील Oh, डेली wow. वेयरिंग होते हैं, छोटे प्यारा से लग स्टड्स रहा है। पहने हुए हैं, छोटा सा पेंडेंट पहना हुआ है, डेली बेसिस पर वेयरिंग में, ये वो वाला है। इसमें बस आपने चेन एडजस्ट करनी है और ये कॉम्बो सेट है 9 to 5 स्टेनलेस स्टील पर, ये भी डेली वेयरिंग है। तो चेन्स हैं आपके पास इसके साथ? मिल क्योंकि वो जाती भी आती हैं। अब चेन भी एक काली हो जाती हैं, आर्टिफिशियल इमिटेशन होती हैं, फिर उसका 9 क्या to 5 करें? स्टैम्प वाली आप ले लें, गोल्ड प्लेटेड ले लें। बोल के तो दे देते हैं लेकिन देते नहीं। नहीं, जो हमारे पास चेंज होती है ना, सही। उसमें जो लॉक होता है उस पर 9 to 5 स्टैम्प होता है, अच्छा, तो तो उससे उसमें आपको पता लग जाता जाएगा। है। जी, ठीक हमें है। पता चल जाता है। लाइक अगर नॉर्मल इंसान सही। जा रहा है शॉप पर तो उसे समझ नहीं आएगा टू सम एक्सटेंट। चलाकी से सीख लें आप तो आपको पता चल जाएगा, देखकर चीज़ें लें। तो थैंक यू सो मच कायनात, मैं भी शॉपिंग करती हूँ, आप लोगों को भी अगर शॉपिंग करनी है तो ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल है। कायनात का नंबर भी, डिटेल्स भी इंस्टाग्राम पे जल्दी से बता दो। कायनात एम्पोरियम, कायनात एम्पोरियम पे आपको मिल जाएगा। और ये कायनात जो है ना वो स्टोरी में भी अपनी जब आप नंबर सेव कर लेंगे तो वो लगाती होती है, तो उसमें भी आपको मिल जाता है। कभी कभी मेरे भी देखने का इत्तेफाक होता है। थैंक यू सो मच कायनात फॉर कमिंग इन द शो। Thank you so much. यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपसे दोबारा मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।